चैप्टर 1361 फेरीज आउटबर्स्ट टीजर। जबकि ली कियर ने छाया के बाद पीछा किया, दाविस्ट का समूह केवल बोनशिप पर इंतजार कर सकता था। भले ही समय उन्हें छेड़ने के लिए जारी रहा, अनुभवी समूह शांत रह सकता है और ली कियर की वापसी के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद उसका कोई संकेत नहीं था। कियानबे काफी चिंतित लगा। उसने चारों ओर देखा और चिंतित होकर कहा, क्या युवा नोबल ली के साथ कुछ हो सकता था? यह इतना लंबा समय हो गया है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह कुछ परेशानी से मिला है। जियांशी ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, वह किसी और की तुलना में अधिक सावधान है। वह निश्चित होने के बिना कार्रवाई नहीं करेगा, इसलिए वह निश्चित रूप से किसी भी परिस्थिति में अनसुना से बच सकता है। दोनों लड़कियां ली किये में आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। भले ही यह उनके जाने से काफी लंबा समय हो गया है, फिर भी वे मानते थे कि वह ठीक हो जाएगा। दोइस्ट ने भी सिर हिलाया, भाई ली पूरी तरह से अथाह है। मेरी नज़र में वह शायद हड्डियों का इलाज बहुत गंभीरता से नहीं कर रहा है। ये स्थान उसे या तो बाधा नहीं दे सकता है। इन बड़े पात्रों के शब्दों को सुनने के बाद कियानबी ने राहत की सांस ली। समूह बिना किसी नए घटनाक्रम के इंतजार करना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद जहाज कांपने लगा। जोर से विस्फोट इस बारे में आया जैसे कि ये दुनिया का अंत था। क्या चल रहा है? समूह चौंक गया था। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि एक बुरी आत्मा जहाज पर हमला कर रही थी। हालांकि उन्होंने जल्दी से पाया कि यह कांपने से क्षेत्र नहीं बल्कि जहाज ही नहीं था। कियानबे ने जहाज से बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरणों पर ध्यान दिया और विस्मय में चिल्लाया, ये परी है। बाकी जल्दी से अंदर चले गए और हंगामा का स्रोत पाया। शुरू में शांत परी अब एक सूर्य की तरह एक अमर प्रतिभा का उत्सर्जन कर रही थी जो कि विस्फोट होने वाला था। उसकी रोशनी अपनी दुनिया का गठन करती लग रही थी। सबसे भयावह हिस्सा यह था कि भीतर की शक्ति पूरी तरह से मैचलेस था। ऐसा लग रहा था कि यह एक चिरस्थायी शक्ति थी जो अनगिनत वर्षों से फुली हुई थी। हालांकि यह इस क्षण में जाग रहा था। जो कुछ भी डरावना था वह उसकी अस्थिर स्थिति थी। उसकी अभिव्यक्ति खुश से दुखी होकर बदलती रही। उसके अस्थिर मनोदशा ने इस असीम अमर प्रकाश को अस्थिर बना दिया। यह मैचलेस पावर किसी भी क्षण विस्फोट करने वाली थी। भले ही यह अभी भी उसके शरीर के भीतर निहित था, लेकिन प्रकाश के भागने वाले प्लम पहले से ही काफी भयावह थे। ये केवल सत्ता के महत्वहीन किस्में थे। यदि उसकी दुनिया की पूरी ताकत बच जाती तो ये पूरी तरह से अजेय और विश्व विनाशकारी होता। यहाँ तक कि एक अमर सम्राट भी इसे शीर्ष नहीं कर सकता था। दरार, बोनशिप इस भागने की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। एक खतरनाक दर पर पूरे जहाज में दरारें दिखाई दीं। यदि यह जारी रहता है तो जहाज पूरी तरह से विघटित हो जाएगा। दरार, छप, जहाज के ढहने की आवाज के बाद पानी का छींटा था। जहाज के कुछ हिस्सों में खंडित हो गए थे और समुद्र में गिर गए थे। ये समूह था। जबकि लियू रोएन डर में चिल्लाया, उसे रोकें या ये जहाज के लिए किया जाता है। दोइस्ट वापस चिल्लाया, कैसे? उसे कौन रोक सकता है? उनकी हीरे काया उससे एक भी हड़ताल का सामना नहीं कर सकती थी। जो काया माना जाता था वह अविनाशी था, टोफू के रूप में नर्म लग रहा था, इसलिए इस अजेय महिला को रोकने की कोशिश कौन कर सकता है? ये सम्राटों के स्तर पर एक अस्तित्व था, इसलिए उसे रोकने का प्रयास मौत के बराबर था। रोएन ने कहा, वरिष्ठ बहन, उसे आराम करने की कोशिश करें। हम खाली करने के लिए डेक पर जाएंगे। जियांशी उनमें से सबसे कोमल थी, इसलिए वह परी को शांत करने के लिए सबसे उपयुक्त थीं। समूह ने छोड़ दिया जबकि जियांशी ने गहरी सांस ली। उसने परी से संपर्क किया और धीरे से कहा, छोटी बहन, एक गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को स्थिर करें, टकराना। वह परी से केवल 1-2 फीट दूर थी, लेकिन शक्तिशाली बल उसमें पटक दिया। वह हैरान था और बल को अवरुद्ध करने के लिए अपनी रक्त ऊर्जा को हटा दिया था, लेकिन यह निरर्थक था। उसे उड़ा दिया गया था और डेक पर उतरने से पहले हवा में कई बार घूम गया था। फिर भी उसकी खून की ऊर्जा ने उसे खून निकाल दिया। बहन, क्या आप ठीक हैं? रोएन जल्दी से आकर उसकी मदद की। जियांशी पीला था, लेकिन वह सिर हिलाने में कामयाब रही। वह केवल उड़ गई थी और किसी भी आंतरिक चोट का सामना नहीं किया गया था। कियानबे भयभीत हो गया था। उन्होंने पहले जियांशी की शक्ति देखी थी, लेकिन उन्हें अभी परी के करीब पहुंचने का अवसर नहीं मिला। दरार, अधिक दरारें और ढहते हुए शोर दिखाई दिए। हल्का एक हिस्सा अब गिर गया है। मैं इसे एक शॉट दे दूंगा। डाउस्ट ने इस पर ध्यान दिया और उसका मन बना लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली क्योंकि उनका शरीर सुनहरी रोशनी के साथ जलाया। इस समय उन्होंने अपनी हीरे काया को अपनी सीमा तक पहुंचाया है। वह एक ही समय में बात करते हुए परी के करीब चला गया। मिस, हम कोई बीमार नहीं चाहते हैं और केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। कृपया अपने विचारों को स्थिर करें। उसी बल ने उसके साथ मारपीट करने से पहले वह भी करीब नहीं गया। उन्होंने अपनी सुनहरी रोशनी के रूप में खुद की रचना की और अंतर को बंद करते हुए उनका बचाव किया। चर्चा, हालांकि इस दुनिया में सबसे आतंकवाद बल उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
उसका शरीर इस तरह से विकृत होने लगा जैसे उसके ऊपर एक बड़ा बोल्डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने दांतों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दिया। काश परी से यह बल बहुत शक्तिशाली था, यह उनके हीरे काया को नष्ट करना जारी रखा। भले ही यह काया स्विफ्ट रिकवरी में सक्षम थी, लेकिन इस दबाव में यह कोई फायदा नहीं था। क्लिक। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, काया किसी भी तरह से बल नहीं दे सका। उनके शरीर पर एक लंबी दरार दिखाई दी। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन अधिक दरारें उनमें से रक्त रिसने के साथ दिखाई दी। हीरा काया अब अपने घावों को ठीक करने में असमर्थ थी। टकराना। अंततः वह परी तक पहुंचने में विफल रहे। जियांशी की तुलना में उनके शरीर को एक बदतर फैशन में उड़ा दिया गया था। वह एक शूटिंग स्टार की तरह जहाज से बाहर निकला। सौभाग्य से रुयान ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे वापस बोनशिप पर खींचने के लिए एक रस्सी को बुलाया, अन्यथा वह समुद्र में गिर जाता। टकराना। इस समय डेक फटा जबकि जहाज लगभग दो में विभाजित था। क्या अब कियानबे को डर के साथ धराशायी किया गया था? अगर यह जहाज डूबने के लिए डूबना उनकी किस्मत होगी, हमें जहाज को छोड़ देना होगा, लेकिन एक और नहीं है जिसे हम अभी स्थानांतरित कर सकते हैं। रुयान की अभिव्यक्ति बदल गई जैसे ही उसने ये निर्णय लिया। जियांशी ने परी को देखा, जो अभी भी अंदर से अंदर बैठा था, और चिंतित होकर पूछा, परी के बारे में क्या? उसकी अमर प्रतिभा के कारण उनका कोई समाधान नहीं था। उन्होंने दृष्टिकोण करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे बच जाना चाहते थे। हालांकि उसके साथ उसे लाने का कोई तरीका नहीं था। अगर वह डूबते जहाज के साथ मर जाती तो वे ली किया का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने शक्तिहीनता के इस कठिन क्षण में एक दूसरे की ओर देखा। छप छप। अचानक एक शटल समुद्र से बाहर निकल गया और डेक पर कूद गया। युवा नोबल, आप अंत में वापस आ गए हैं, रुयान जल्दी से चिल्लाया, जबकि बाकी परमानंद था। ली किए को परी की वर्तमान स्थिति को देखकर भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने आदेश दिया, हर कोई जहाज छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और परी से संपर्क किया। हालांकि उसके साथ भी यही हुआ। जिस क्षण वह संपर्क किया, एक हड्डी कुचल ध्वनि के बारे में आया था। खून ने तुरंत अपने बागे को दाग दिया क्योंकि उसकी अजेय शक्ति उसे पीसने लगी। चैप्टर 1362 पैसिफिकेशन टीजर। फेरी की शक्ति का सामना करते हुए ली क्यूई चिल्लाया, सक्रिय करें। क्रिस्टल काया के सक्रिय होने के कारण उनका शरीर एक शानदार चमक के साथ उज्ज्वल हो गया। अपनी शक्ति के साथ वह जल्दी से बोनशिप को नियंत्रित करने के लिए पतवार के पास गया। कई छोटी नावों को बाहर लाया गया। वह बाकी समूह में चिल्लाया, जाओ। उन्होंने किसी भी समय के आसपास घूमने की हिम्मत नहीं की और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए जहाज से कूद गया। यदि वे अभी भी एक बार परी के आसपास थे तो वास्तव में फिसलते हैं। अगर वे मजबूत होने पर भी जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। जहाज भी ली क्यूई के नियंत्रण में जलाया। ड्यूइंगलिंग रन उभरे और खंडित स्थानों की मरम्मत करना शुरू कर दिया क्योंकि वे परी की शक्ति का खामियाजा का सामना कर रहे थे। इस समय उन्होंने अपने स्वर्ग सील पेंटागेट को बुलाया। एक जोर से विस्फोट के साथ उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में अपने पेंटाडॉ कालातीत सील का इस्तेमाल किया। उसने इस बोनशिप को सील कर दिया कि वह खुद को बचाने के लिए, बल्कि उसे हड्डियों से अलग कर सके। उनका शुरुआती लक्ष्य उसकी यादों को बहाल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना था, लेकिन उस पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा था, इसलिए उसके पास हड्डियों से अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चर्चा। उनकी रक्त ऊर्जा निकली, जबकि जीवन के 3 जहाज उनके ऊपर उभरे। एक नई जीवन शक्ति ने परी को घेर लिया। इस समय उन्होंने अपने 13 महलों को रिहा कर दिया और अपनी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए ग्रैंड डाउ का उपयोग करने के लिए एक मंत्र का जाप किया। वह आध्यात्मिक खालीपन की स्थिति में थी। 10,000 बार बोले गए साधारण शब्द अभी भी उसके पास नहीं पहुंचेंगे, इसलिए उसे संचार के लिए ग्रैंड डाउ का उपयोग करना था। उसी समय उन्होंने यादों का अपना समुद्र खोल दिया। अनगिनत यादें उभरी, दोनों दुखी और खुश। वह अतीत वह याद नहीं करना चाहता था। उसे परी के साथ जुड़ने के लिए ऐसा करना पड़ा, उसे उसके उतार चढ़ाव, उसकी खुशी और दुख, जीवन के विचित्रता। भावनाओं का संबंध संचार का सबसे प्रेरक विधि था। जबकि ली किए अपने पूरे शस्त्रागार को खोल रहा था, समूह दूर से सील जहाज को देख रहा था। पेंटाडाउ कालातीत सील अपने 5 प्राचीन प्राणियों के साथ दिखाई दी, जो 5 अनंत टोटेम्स में बदल गए। सूरज से भरे पक्षी, चंद्रमा भेड़िया, तारा खाकर चींटी, स्वर्ग कफन ईगल और पृथ्वी सीलिंग चूहा। इसने एक अभेद्य किले के रूप में बोनशिप को मजबूत बना दिया। इस कदम को देखने के बाद दोइस्ट ने भावनात्मक रूप से टिप्पणी की, ये दमन पूरी तरह से अछूत है और निश्चित रूप से एक स्वर्गीय विनाश के लिए तुलनीय है। कितने लोग वास्तव में इस रक्षा में प्रवेश कर सकते हैं? कियानबे की चकित अभिव्यक्ति ने एक वापसी की। एक स्वर्गीय विनाश के लिए तुलना, क्या एक अटूट तकनीक। दोनों लड़कियां वास्तव में ली किए के बारे में चिंतित थीं। वे ली किए की ताकत की कमी से नहीं डरते थे, ये सिर्फ इतना था कि परी बहुत भयानक थी। वे यह नहीं देख सकते थे कि जहाज पर क्या हो रहा था,
इसलिए वे केवल चीज़ों की प्रतीक्षा कर सकते थे। जहाज पर कोई आंदोलन नहीं था जो केवल सभी की चिंता में जोड़ा गया। कियानबी ने अपना धैर्य खो दिया और बड़बड़ाया, क्या वह ठीक होगा? यहाँ तक कि दोस्त चिंतित थे, कहना मुश्किल है। अगर वह परी को शांत कर सकता है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हालांकि कहानी अगर वह नहीं कर सकती है, वह नहीं हो सकती। वह सम्राटों के स्तर पर कोई है, यहाँ तक कि सबसे मजबूत भी इस शक्ति के चेहरे में एक चींटी की तरह महसूस होगा और इसके क्रोध के अधीन होगा। क्या आपको लगता है कि वह एक साम्राज्य है? कियानबे को यह अविश्वसनीय लगा। समूह इस सवाल पर चुप हो गया। वास्तव में वे अभी भी उसके मूल को नहीं जानते थे या उसने जो अनुभव किया था। इस जानकारी के लिए लिकिए एकमात्र प्रिवी थे। मुझे नहीं पता। दोस्त ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। भले ही वह एक नहीं है, मुझे डर है कि उसके शरीर में उस परिमाण की एक शक्ति है। यह एक सील नहीं है, यह बस सो रहा है। शायद यह उसकी अपनी पसंद के कारण था या अन्य कारण हो सकता है, लेकिन इस कारण की परवाह किए बिना वह अभी भी एक अमर एम्परर की शक्ति है। भी यह कहने के बाद दोस्त ने आह भरी। वह 2 बार मारा जाने के बाद किसी और से बेहतर जानता था। उसकी अजेय शक्ति ने उस पर अपना निशान छोड़ दिया था। डाउस्ट से इस तरह के एक उच्च मूल्यांकन पर कियानबे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित था। यदि यह मामला था तो फेरी एक शक के बिना, एक भयानक अस्तित्व के बिना था। आखिरकार एक जोर से चर्चा हुई और बोनशिप के चारों ओर सील टूट गई, जिससे सभी के सामने जहाज का पता चला। पहले की तुलना में जहाज को नुकसान भी गंभीर था, यह अब एक अपरिहार्य स्तर पर था। सील चलाने के साथ समूह आराम से और जल्दी से जहाज पर कूद गया। जिस क्षण वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि ली क्यूई ने अपने शरीर पर हर जगह खून से टकराया। उसके आकृति पर अनगिनत दरारें थीं, जिससे वह सिरेमिक के टूटे हुए टुकड़े की तरह दिखता था। ऐसा लगता था कि एक कोमल स्पर्श भी उसे अलग कर देगा। वह बिना किसी शक्ति के बचा था। दोनों लड़कियों ने जल्दी से भाग लिया और चिंता के साथ पूछा, युवा नोबल, अब आप कैसे हैं? ली क्यूई ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कम से कम मैं मर नहीं जाऊंगा। उन्हें ये देखने के लिए राहत मिली कि वह अभी भी मजाक कर सकता है। रोएन ने परी को देखा, जो अब बिना ढक्कन के अपने ताबूत में लेटा हुआ था, और पूछा, क्या वह ठीक है? इस समय उसका शरीर अब किसी भी प्रकाश को नहीं उत्साहित कर रहा था। वह शांतिपूर्वक सो रही थी। शायद वह एक अच्छा सपना देख रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर और शानदार दिखती थी। किसने सोचा होगा कि इस तरह की सुंदरता ने उसके शरीर के भीतर ऐसी शाश्वत शक्ति रखी थी। मुझे डर है कि वह जल्द ही कभी भी नहीं जा पाएगी। ली किए ने उसकी तरफ देखा और आहें भरी। लोग ली किए के बारे में चिंतित थे और परी की उत्पत्ति के बारे में भी उत्सुक थे। उसकी शाही स्तरीय शक्ति ने उसकी असाधारण स्थिति का संकेत दिया, लेकिन अगर ली क्यूई बात करने के लिए तैयार नहीं था तो वे इस मुद्दे को दबाते नहीं थे। ली क्यूई ने अपनी आंखें समूह की ओर स्थानांतरित कर दी और कहा, चलो चलते हैं, ये हमारे लिए यहाँ से बाहर निकलने का समय है। जियांशी ने अपने खून से लथपथ शव को देखा और कहा, लेकिन आपकी चोटों के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। ली क्यूई ने सपाट रूप से कहा, मेरे घावों को तुरंत ठीक नहीं किया जाएगा, इसलिए हम उनकी देखभाल करते हैं जैसे हम जाते हैं। अभी भी एक और जगह है जो मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए हम यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये कहते हुए कि उन्होंने पतवार की ओर इशारा किया, इसे जला दिया। इस क्षेत्र से बाहर निकलने के रूप में रिनिक गिया मुड़ने लगा। तारांकन एम पिछले 2 दिनों में एक संदेश एक तूफान की तरह हड्डी के माध्यम से बहता है। कई काश्तकारियों ने इसे प्राप्त किया था। एक विशाल महाद्वीप हड्डी में उभरा है। ये संदेश अविश्वसनीय दर पर उड़ा दिया। कुछ अविश्वास में फूटे, एक महाद्वीप। हर कोई जानता था कि स्वर्ग की आत्मा के सभी में गॉडल्ट के बाहर कई विशाल महाद्वीप नहीं थे। अकेले हड्डियों को चलो। किसी ने भी पहले भी हड्डियों में एक महाद्वीप के बारे में नहीं सुना था, इसलिए नहीं, जब इतना बड़ा लैंडमास कहीं से भी बाहर दिखाई दिया तो लोग कैसे चकित नहीं हो सकते थे। कई लोग जल्दी से अपनी दिशा की ओर यात्रा कर गए। अफवाह यह है कि मिंग जेंटियन, गहन सम्राट, चरमयांग सम्राट और अन्य प्रतिभाएं वहां भी जा रही थीं। उनके प्रस्थान की खबर ने अन्य काश्तियों को और भी अधीर बना दिया। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह महाद्वीप निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था। एक महान महाद्वीप बोन्सिया में दिखाई दिया है। ली किए के समूह ने पिछले क्षेत्र को छोड़ने के बाद भी यह खबर सुनी। अंत में ली किए तुरंत खड़े हो गए। उसके गंभीर घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इसलिए जब वह अचानक खड़ा हो गया तो उसका शरीर थोड़ा कांप गया। दोनों लड़कियां तुरंत गिरने से पहले उसका समर्थन करने आईं। आओ, हम वहां भी जाएंगे। ली किए की आंखें गंभीर हो गईं क्योंकि उन्होंने समुद्र में टकटकी लगाते हुए एक आदेश जारी किया। वहां पर क्या है? उनकी अभिव्यक्ति को देखते हुए उन्हें पता था कि यह महाद्वीप अविश्वसनीय होना चाहिए। ली क्यूई ने जवाब दिया, वहां पर कुछ अद्भुत चीजें हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
चैप्टर 1363 सीसाइड कॉन्टिनेंट टीजर। हमें क्या ज़रूरत है? दोनों लड़कियों को हैरान कर दिया गया और उन्हें एक दूसरे पर नज़र पड़ी। ये सही है, ये विंचेज ब्रेक है। लीकियो ने अपने भावों को देखा और मुस्कुराया। जियांशी को सुखद आश्चर्य हुआ और उसे पुष्टि करनी पड़ी, वास्तव में। वह जवाब में मुस्कुराया, अन्य लोग जीवन भर के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द हमेशा सच रहेंगे। इस तरह के एक निश्चित जवाब प्राप्त करने के बाद दोनों लड़कियां काफ़ी उत्साहित हो गईं। उनकी आंखों में अपने खोए हुए विंचेज ब्रेक को वापस लेना एक पूर्वगामी निष्कर्ष था। अगर मौका आया तो लीकिया ने उनकी मदद करने का वादा किया था। वे जानते थे कि वह अपने वचन के प्रति सच्चे रहेंगे और उनके पास ऐसा करने की शक्ति थी। इस समय रायन और जियनशी की मदद से लीकिये डेक पर खड़ा था। उन्होंने कियानबी को बुलाया। आपने यहाँ आने के बाद अपने क्षितिज को व्यापक बनाया है और उन वस्तुओं को भी प्राप्त किया है जिनके आप हकदार हैं। हमें आगे अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको अब अपनी छुट्टी लेनी चाहिए। मैं आपको भविष्य में एक जमीन का एक टुकड़ा दूंगा। कियानबे ने समझा कि यह छोड़ने का समय था और कृतज्ञता से कहा गया था, धन्यवाद युवा नोबल और स्कूली छात्रों ने मुझे मार्गदर्शन करने के लिए। वह अपनी सीमाओं को जानता था और यह कि समूह के पास महत्वपूर्ण व्यवसाय हो सकता है। उनकी उथली खेती केवल उन्हें वापस पकड़ लेगी यदि वह जहाज पर रहना था। लीकियो ने अधिक नहीं कहा और उसे वापस लेने के लिए एक नाव जारी की। कियानबे के जाने के बाद लीकिये ने देखना बंद कर दिया और कहा, चलो चलते हैं, बहुत मज़ा हमारा इंतजार कर रहा है। जिस क्षण इन शब्दों ने उसके मुंह को छोड़ दिया, जहाज अचानक बिजली की गति के साथ समुद्र से बाहर छलांग लगाते हुए बार ड्रैगन की तरह उछल गया। ये जल्दी से उस महाद्वीप की ओर भागा जो हड्डियों में उभरा। वे दूरी में इस विशाल भूभाग को देख सकते थे। ये पूरी तरह से अंधेरा था जिसमें कोई अंत नहीं था। चोटियों के साथ रोलिंग पहाड़ियां थीं जो आकाश के साथ साथ विशाल पहाड़ों को भी छेद देती थी जहां तक आंख देख सकती थी। इसने एक प्राचीन और असीम एहसास को छोड़ दिया, जैसे कि इन सभी ऊंचाई पर टन और टन का वजन होता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा टीला भी इस भूमि में बहुत अधिक था। इससे पहले कि कोई यह जानता था, वे अचानक महसूस करेंगे कि ये पहाड़ अपनी छाती पर नीचे दबाते हैं और उनका दम घुटते हैं। वास्तव में पहुंचने से पहले भी भीड़ बता सकती है कि इस भूमि के बारे में कुछ अलग था। एक बार जब वे उस पर पैर सेट करते थे और यह भावना भंग नहीं होती थी, तो इस भावना को बढ़ाया गया था। ये चिरस्थायी आभा आसमान में अंतहीन रूप से फैल गई। ये शक्तिशाली भी था और लोगों को दूर के युगों के एक दृश्य की कल्पना करने दिया जहां प्राचीन जानवरों के बारे में घूमता था। इस समय कई इस महाद्वीप के करीब आए थे और अपने बोनशिप को छोड़ दिया था। बेशक अभी भी नदियां थीं जिनमें महासागर की धाराएं शामिल थीं। इस वजह से कुछ जहाज़ों ने वास्तव में इसे अंदर से गहरा बना दिया। अपमानजनक हिस्सा ये था कि कुछ धीरे धीरे आसमान में तैर रहे थे। समूह को अब लीकिया के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। ये वास्तव में आकाश में एक जादुई तरीके से महाद्वीप की ओर भी बह रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लोटिंग जहाज़ों को देखकर जियांशी आश्चर्यचकित थे। लीक्यूई ने सांख्यिकी को देखा और कहा, क्योंकि यहाँ एक अविश्वसनीय शक्ति है। हालांकि वे इस महाद्वीप की शक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से महसूस किया कि इसके वातावरण के बारे में कुछ अलग है। रुयान ने उत्सुकता से पूछा, युवा नोबल, आप इतने निश्चित क्यों हैं कि हमारा विंचेज ब्रेक यहाँ है? लीकियो ने मुस्कुराया और जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि यह है? इस सवाल ने लड़कियों को एक दूसरे को देखने के लिए प्रेरित किया। वे आगे के लैंड में इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लीकियो ने मजाक में जवाब दिया, ऐसा लगता है कि आपके पूर्वजों ने रिकॉर्ड को पीछे नहीं छोड़ा। दाओवादी जो पहाड़ों और नदियों को देखने के लिए एक तरफ खड़े हैं, ने कहा, यह शायद एक भूला नहीं है। वह अनिश्चितता के साथ जारी रहा, मुझे लगता है कि यह एक प्राइमेडियल जानवर का शरीर है। एक प्राइमेडियल जानवर का शरीर। दोनों बहनें हैरान थीं। इससे पहले उन्होंने कुछ विशाल कंकालों को देखा था जो कई हजार या यहाँ तक कि 10,000 मील की दूरी पर थे। हालांकि यह महाद्वीप आगे 10 मिलियन मील चौड़ा लग रहा था। यदि यह एक जानवर का शरीर था, तो ये जीवित होने पर कितना बड़ा था? ये केवल अविश्वसनीय था। इसका मतलब ये होगा कि अब तक उन्होंने जो लाशें देखी थीं, वे अनिवार्य रूप से तुलना में कुछ भी नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जानते हैं। लीकिये ने डोइस्ट पर नज़र डाली और चकित किया। डाओस्ट आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ और ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने इसे अपने संप्रदाय में एक प्राचीन स्क्रॉल से पढ़ा। ये हमारे पूर्वजों द्वारा बताए जाने के बाद लिखा गया था कि एक बार बोन्सिया में एक महाद्वीप था। हालांकि ये तैरता है और नीचे तैरता है और संभवतः एक जानवर की लाश से बनाया जा सकता है। अमर सम्राट गुहा चुन लीक्यूई ने भावनात्मक रूप से टिप्पणी की, आपका स्क्रॉल वास्तव में सही है। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो आपका पूर्वज भाग्यशाली था जो सम्राट बनने से पहले यहां आने के लिए पर्याप्त था। उसकी अटकलें सही है।
रोएन ने आश्चर्य में पूछा, ये किस तरह का राक्षस है? यह इतना बड़ा क्यों है? इस तरह के प्राणी के लिए अस्तित्व में था। इतने सालों के बाद इसका शरीर एक महाद्वीप में बदल गया है ताकि इसका आकार तब हुआ जब यह अभी भी जीवित था और भी बड़ा हो सकता था। क्या आप जानते हैं कि आपने अपना विंचेज ब्रेक कैसे खो दिया है या यह इस जगह पर क्यों गिर गया? ली कीये ने तुरंत जवाब नहीं दिया और पहले एक सवाल पूछकर खुद को खुश किया। दो लड़कियां इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती थीं। वे जानते थे कि विंचेज ब्रेक गायब था, लेकिन संप्रदाय से कोई भी नहीं जानता था कि क्यों। ली कीये ने मुस्कुराते हुए खुलासा किया, यह आपके विंचेज ब्रेक की उत्पत्ति से संबंधित है। जियांशी ने संदेह के साथ पूछा, क्या यह अमर सम्राट वुगो द्वारा बनाया गया था? ली कीये ने सिर हिलाया, ये सही है, ये वास्तव में सम्राट द्वारा बनाया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे? दो लड़कियां इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती थीं। अमर सम्राट वुगो के वंशजों को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि सम्राट ने अपनी अजेय तकनीक कैसे बनाई। ली कीये ने मुस्कुराया और प्रकट किया, फिर आपके सम्राट ने अपनी दृश्य घटनाओं को इंगित करते हुए एक प्राचीन जानवर के कुलदेवकों को देखा। इसके साथ वह अद्वितीय और पियरलेस अमर काया हड़ताल विंचेज ब्रेक को समझने और बनाने में सक्षम था। दोनों लड़कियों ने तुरंत समझ लिया कि वह तुरंत क्या मतलब था और सदमे में कहा, हमारा सम्राट यहाँ है। ये सही है, वह पहले यहाँ था। ली कीये ने धीरे से सिर हिलाया, वास्तव में वह केवल एक ही नहीं था जो यहाँ दाव को इंगित करने के लिए था। कई सम्राटों ने पीढ़ियों के लिए ऐसा किया है। वे सिर्फ खजाने के लिए, हड्डियों के लिए नहीं आए थे। तो ये जानवर क्या है? रायन अभी भी समूह के बाकी हिस्सों की तरह उत्सुक था। भले ही DOIST ने अपने रिकॉर्ड पढ़े थे, लेकिन इसने इस महाद्वीप को बनाने वाले जानवर को नहीं बताया। ली कीये ने धीरे से सुनाया, उत्तरी अंधेरे में एक मछली है और इसका नाम कुन है। कुन इतना बड़ा है कि कोई भी नहीं जानता है कि वह कितने लाखोली मापता है। वह एक पक्षी बन जाता है और एक पक्षी बन जाता है जिसका नाम पेंग है। जब वह उग्रता से उड़ गया तो उसके पंख 9 दुनियाओं के फाटकों की तरह फड़फड़ाए और 90 महाद्वीपों में कूदने में सक्षम हो गए। उद्धरण चिन्ह एक कुपेंग। इस कविता को सुनने के बाद सभी के दिमाग कांपते हैं। वे छंदों से बहुत परिचित थे क्योंकि इस कविता ने एक पौराणिक दिव्य जानवर कुनपेंग का वर्णन किया था। इस महाद्वीप के मूल रूप का पता लगाने के बाद वे अनिवार्य रूप से चौंक गए। एक कुनपेंग, एक पौराणिक प्राणी। कुछ ने यह भी कहा कि यह सभी दिव्य जानवरों में सबसे शक्तिशाली था। लाखों और लाखों वर्षों के लिए किसने वास्तव में एक वास्तविक कुनपेंग देखा है? भले ही छंदों ने इसके आकार का वर्णन किया, कोई भी वास्तव में इसके बेहमोत रूप की कल्पना नहीं कर सकता था। अभी कुनपेंग की लाश उनके पैरों के ठीक नीचे थी और एक विशाल महाद्वीप में बदल गई थी। इसने उन्हें वास्तव में अपने विशाल आकार की सराहना की और कविता के दृश्य विवरण को समझा। उद्धरण चिन्ह चैप्टर 1364 द कुनपेंग्स कॉर्प्स टीजर। उनके सपनों में भी नहीं उनके समूह ने सोचा होगा कि यह महाद्वीप आगे पौराणिक कुनपेंग के शरीर से बनाया गया था। डाउस्ट ने अपनी बुद्धि को फिर से हासिल कर लिया और पूछा, ये वास्तव में इसका शरीर है? बेशक, उन्हें एहसास हुआ कि यह सवाल कितना शानदार था क्योंकि उसने अपना मुंह छोड़ दिया। ली कीये ने आगे देखा और कहा, एक कुनपेंग। भले ही यह अधिक शक्तिशाली और अजेय था, यह अभी भी समय के कटाव का सामना नहीं कर सकता था। जब भी ये लैंडमास खुद को बोन्सिया में प्रस्तुत करता है तो ये कई चमत्कारिक रोशनी का उत्सर्जन करता है। अमर सम्राट जो कि डो के रहस्यों को समझना चाहते थे, एक चमत्कार माना। रुयन मदद नहीं कर सकता, लेकिन उच्च प्रशंसा सुनने के बाद पूछें, एक कुनपेंग का उपहार क्या है? ली कीये ने जवाब देने से पहले आगे की जमीन की सराहना करते हुए अपना समय लिया, इसका उपहार एक प्राइमरी ग्रैंड डाउ है। क्या हम अभी भी प्रबुद्ध हो सकते हैं? दोइस्ट थोड़ा उत्साहित हो गया। एक ऐसी जगह जहां सम्राट भी सीखना चाहते हैं। ये किसी भी खजाने या योग्यता कानून की तुलना में कई गुना अधिक कीमती था, कम से कम दोइस्ट जैसी महान प्रतिभा वाले लोगों के लिए। ली कीये ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, यह अब अलग है। क्या आप अभी कोई विशन देखते हैं? इतना समय बीत चुका है कि इससे कई चीजें गायब हो गई हैं। कुनपेंग की दिव्यता, मुझे डर है कि बहुत कुछ नहीं बचा है। आप अब महान चमक और दर्शन नहीं देख सकते। वह जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुक गया। ये पहले से ही अविश्वसनीय था कि उसका शरीर एक महाद्वीप में बदल सकता है। कोई भी अन्य प्राणी केवल हड्डियों को क्षय कर देता। इसने समूह को कुनपेंग की ताकत को एक बार फिर महसूस किया। यहाँ के सभी कंकाल शक्तिशाली जीव थे, लेकिन आखिरकार उनकी मृत्यु ने उन्हें हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ दिया। हालांकि ये कुनपेंग एक महाद्वीप में बदल सकता है, ये पहले से ही काफी भयावह था। तो दिव्य जानवर 9 दुनियाओं में मौजूद हैं, जियांशी ने कहा। ली कीये ने इस टिप्पणी को खारिज कर दिया, नहीं, ये कुनपेंग हमारे युग से संबंधित नहीं है। ये दूर का युग हमारे वर्तमान 9 दुनियाओं के समान नहीं है। भले ही वह युग वास्तव में असाधारण था। इस तरह के शक्तिशाली जानवर इस जगह पर कैसे गिर सकते थे?
रोएन ने कुछ और सोचा, ये कुनपेंग शायद एक सम्राट से अधिक मजबूत है। लीक्यूई ने अपना सिर हिलाया, ये कहना मुश्किल है कि यह कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि अगर एक सम्राट मर जाता है और हड्डियों में बदल जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक कुनपेंग की तुलना में कमजोर हैं। एक दिव्य जानवर अद्वितीय है, प्लस साथ ही साथ सम्राटों के बीच अंतराल भी हैं। समूह ने थोड़ा विचार किया। उन्हें याद आया कि अमर सम्राट यानशी ने कहा कि इस दायरे में 9 स्तर थे। भले ही उनकी वर्तमान खेती और शक्ति ने उन्हें सम्राटों के दायरे को समझने में असमर्थ छोड़ दिया, उसके शब्दों के अनुसार कोई भी देख सकता था कि सम्राटों के बीच एक शक्ति असमानता है। आपके अमर सम्राट वुगो ने यहाँ विंचेज ब्रेक बनाया। लिकिया ने चिंतनशील बहनों से कहा। इस प्रक्रिया में उन्होंने हड्डी के एक टुकड़े पर तकनीक के सर्वोच्च रहस्यों को उकेरा। डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद ये सुनने के बाद दोनों चौंक गए। रोएन ने जल्दी से कहा, कुनपेंग से एक हड्डी। लिक्यूई ने सिर हिलाया, हाँ, एक कुनपेंग की हड्डी। सम्राट ने हमले को और भी अधिक समझने के लिए ऐसा किया ताकि वह इसे पूरी तरह से अपनी अमरकाया के साथ फ्यूज कर सके। क्योंकि उसने खुद को कुनपेंग के उज्ज्वल टोटेम को देखने से तकनीक के साथ खुद को प्रबुद्ध किया था, वह वास्तव में इसके साथ काम करने में सक्षम होगा। भी बहुत कम हो गया और इसका उपयोग करने के बाद आपका अमरकाया घायल हो जाएगा। यहाँ उन्होंने अपना समय समझाते हुए लिया, मुझे डर है कि आपके संप्रदाय के पूर्वजों में से कोई भी इसके सच्चे रहस्यों को नहीं समझता है, लेकिन रहस्यों को सीखने के बाद वे इस हड्डी को यहाँ लर्निंग की प्रक्रिया को तेज करने के लिए महाद्वीप की शक्ति उधार लेने के लिए लाया। दुर्भाग्य से ये पूर्वज बिना किसी वापसी के साथ एक मार्ग पर पहुंचे। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। यह उनके लिए निस्संदेह अच्छी खबर थी। बहुत कम से कम वे जानते थे कि विंचेस ब्रेक कहाँ स्थित था। उन्हें अब हेडलेस मक्खियों की तरह खोज नहीं करना था। भाई ली, क्या ये सच है कि इस महाद्वीप से कोई और आश्चर्यजनक प्रतिभा और दृश्य घटनाएं नहीं आएगी? डाउस्ट इस मुद्दे के बारे में अधिक चिंतित थे। वह डीओ को समझना चाहता था, जैसे कि बुद्धिमान सम्राटों को किसी भी चीज़ से ज़्यादा, क्योंकि उसके संप्रदाय में पहले से ही पर्याप्त खजाने थे। दूसरी ओर डाओ को समझते हुए उसे जीवन भर के लिए लाभ होगा। शायद हाँ, शायद नहीं। ली किए ने अपना सिर हिलाया, इतने लंबे समय के बाद बहुत अधिक दिव्यता नहीं बची हो सकती है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो शायद आप कुछ देख पाएंगे। चलो उस तरह की एक जगह खोजने की कोशिश करते हैं। उनकी आशा फिर से जागृत हुई। तारानकन एम कई लोग इस महाद्वीप पर चढ़ गए थे। कुछ ने अपने जहाज़ों को छोड़ने के लिए चुना, जबकि अन्य ने नदियों का उपयोग इसके माध्यम से तैरने के लिए किया। बहुमत खजाने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि इस महाद्वीप की अचानक उपस्थिति का आशाजनक था। इसके अलावा अमरता की वस्तु यहाँ भी छिपी हुई हो सकती है। कुछ समय के लिए जगह बहुत जीवंत हो गई। कुछ लोगों ने छिपी हुई कलाकृतियों को खोजने के लिए पृथ्वी के हर कोने को खोदा, लेकिन वे बहुत जल्दी निराश थे। खजाने के कोई लक्षण नहीं थे। यह ऐसा था मानो केवल कीचड़ और मिट्टी पाई जानी थी, यहाँ तक कि घास का एक ब्लेड भी नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, जब कई काश्तकारों ने परेशान महसूस किया, तो कुछ लोगों ने आखिरकार ऐसी जगहें पाईं जो एक प्रतिभा को बाहर निकालती थीं। केवल एक दिन में 2 ज्ञात स्थान थे जिनसे लोग दौड़ना शुरू कर देते थे। उन्होंने मान लिया कि सर्वोच्च खजाने भूमिगत या यहाँ तक कि संभवतः अमरता की वस्तु भी छिपे हुए थे। हालांकि यह उत्साह लंबे समय तक नहीं चला। स्थानों में से एक पर तुरंत कब्जा कर लिया गया था और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह विशेष स्थान रिज के बीच में स्थित था। यहाँ की प्रतिभा ने इसे एक अमर क्षेत्र के लिए एक शानदार पोर्टल की तरह बनाया। यह एक लंबी बेल्ट की तरह लग रहा था जिसने पूरे पहाड़ को प्रेतवाधित किया। छोटे कण जमीन में गिर जाएंगे और गहन प्राचीन रन में बदल जाएंगे। इनमें से प्रत्येक डाव रन फूलों और पौधों की तरह था, क्योंकि वे तब खिलते थे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत कम थी, जैसे कि वे एक सर्वोच्च ग्रैंड डाव प्राप्त कर रहे थे। इस दृश्य से पहले बहुत से लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। एक जानकार पैरागॉन ने तुरंत कुछ महसूस किया और कहा, यह अमर खजाने को खोजने के लिए एक जगह नहीं है, ये डीएओ ज्ञान के लिए है। जब तक लोगों को एहसास हुआ, तब तक पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इस क्षेत्र पर तुरंत कब्जा कर लिया गया था, और जिन लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था, उनका साझा करने का कोई इरादा नहीं था। जिस व्यक्ति ने पदभार संभाला था, वह मिंग जेंटियन था। उनकी गाड़ी धीरे धीरे इस पहाड़ के शीर्ष पर चढ़ गई। उनके जनरलों और सैनिकों ने तुरंत सभी काश्तकारों को दूर कर दिया। ये भूमि शुरू में किसी से भी नहीं थी। इस तरह की एक डाव भूमि को सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए, लेकिन मिंग जेनियन ने इसे अपने लिए लिया। इसने कई लोगों को दुखी कर दिया, लेकिन उनका असंतोष अस्वाभाविक रहा। किसी ने भी जेंटियन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे चुपचाप पीछा किए जाने के बाद चुपचाप छोड़ गए। उनकी रेजिमेंट ने पूरे पर्वत को घेर लिया, किसी को भी पास नहीं होने दिया। एक कल्टीवेटर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इस अतिवृद्धि कार्रवाई के खिलाफ म्यूटर इतना अभिमानी क्यों? यह आपका घर नहीं है।
सभी के पास एक हिस्सा होना चाहिए, इसलिए किस आधार पर वह हमारा पीछा कर रहा है। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसके सीनियर्स ने अपना मुंह ढक दिया था और चुपचाप डांटा था, क्या आप जीने से थक गए हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये भविष्य का अमर सम्राट है, उसका विरोध करना मौत के समान है। यहाँ तक कि अगर आप मरना चाहते हैं तो भी संप्रदाय को अपने साथ न खींचें। इस वरिष्ठ की तरह हर कोई गुस्से में था, लेकिन बाहर बोलने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी जानते थे कि वर्तमान पीढ़ी में मेंग ज़ैंटियन अपराजित हो जाएगा। कुछ भी उसे रोक नहीं सकता है। स्वर्ग की इच्छा तक पहुंचने की उनकी गति पहले से ही अजेय थी। स्मार्ट लोग आज्ञाकारी रूप से उसके लिए रास्ता बनाएंगे, ऐसा न हो कि निकट भविष्य में एक आपदा उन पर हमला कर दे। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 1365 ऑक्टागोनल टावर टीजर। महान प्रतिभा के साथ दूसरा क्षेत्र महाद्वीप के अंदर एक झील पर था। जब ये हड्डियों से निकली तो समुद्री जल वापस बह गया, जिसने क्षेत्र में कई नदियों और झीलों को बनाया। चमक के साथ यह झील उनमें से एक था। ये काफी बड़ी थी। एक तरफ खड़े होकर और आगे देख रहे थे, यह एक महासागर की तरह लग रहा था। बेशक, क्योंकि पानी हड्डियों में धाराओं के समान था, एक को झील में प्रवेश करने के लिए एक बोनशिप की आवश्यकता थी। इस वजह से जो कल्टीवेटर अपने जहाज़ों पर बने रहने के लिए चुना, वे उन लोगों की तुलना में बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। इस समय झील का केंद्र पहले से ही कई लंगर वाले जहाज़ों से भरा हुआ था। कुछ बड़े भी मौजूद थे। विशाल लकड़ी के जहाज़ों को मगरमच्छ यिन हड्डी से बनाया गया था। इस प्रकार की लकड़ी बहुत अजीब थी, जिसमें यिन ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा होती थी और केवल बहुत कम मात्रा में हड्डियों पर पाया जा सकता था। अफवाह यह है कि केवल दहाड़ते हुए शंख में इस प्रकार की लकड़ी थी, इसलिए वे एकमात्र संप्रदाय थे जो इस जगह में प्रवेश करने के लिए लकड़ी के जहाज़ों को बना सकते थे। इसका पूर्वज इस लकड़ी को खोजने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था और इन जहाज़ों का निर्माण शुरू कर दिया। बेशक, ये संप्रदाय केवल एक ही नहीं था जो अभी उनके पास था। उदाहरण के लिए, मेंग ज़ैंटियन एक जहाज पर बैठे थे जो गर्जन शंख द्वारा उसे उपहार में दिया गया था। इस समय एक विशाल इमारत झील पर दिखाई दी। ये कुछ अज्ञात चट्टानों से बना एक विशाल वेदी की तरह लग रहा था। वेदी पर एक अष्टकोणीय टॉवर भी था जो अज्ञात सामग्रियों से भी बनाया गया था। इसने एक प्राचीन और सरल शैली को आगे बढ़ाया। पूरे टॉवर को मूर्तियों या जटिल लाइनों से सजाया नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि यह एक विशाल बोल्डर से सीधे बनाया गया था और यह काफ़ी खुरदरा लग रहा था, जैसे कि यह एक असभ्य प्रागैतिहासिक समूह द्वारा बनाया गया था। उन्होंने इसे सरल और व्यवहारिक बना दिया। इस प्रकार का टॉवर वास्तव में अविश्वसनीय रोशनी के किस्में का उत्सर्जन कर रहा था, जैसे कि एक सर्वोच्च खजाना था। ये किरणें भी पुरातन रनों में बदल जाएंगी। थोड़ी देर के बाद ये रन उन हथियारों में बदल जाएंगे जिनमें प्राचीन लेखन उन पर नक्काशीदार थे। ये शब्द उन्हें अतुलनीय ताकत प्रदान कर रहे थे। इन हथियारों की उपस्थिति के बाद टॉवर बिजली के एक अचूक तालाब की तरह भारी रूप से संरक्षित हो गया। कई काश्तकार उत्साहित थे और इस वेदी के शीर्ष पर टॉवर में प्रवेश करना चाहते थे कि क्या कोई अद्भुत भाग्य था। हालांकि जिसने भी एक कदम आगे बढ़ाया वह उपस्थित हथियारों द्वारा हमला किया जाएगा। वे प्राचीन दिव्य हथियारों की तरह पराक्रमी थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि घुसपैठिया कितना मजबूत था, हथियारों ने कोई जीवन नहीं बख्शा। सबसे पहले भीड़ के बीच अपार उत्साह था क्योंकि वे वेदी पर चढ़ने के लिए हाथापाई करते थे। हालांकि वेदी के ऊपर तैरते हथियारों के कारण जल्द ही चीखें आईं। यहाँ तक कि पैरागोन भी कोई अपवाद नहीं थे। सक्रिय करें। एक गॉड मोंच ने हार नहीं मान ली। वह रोया और वेदी की ओर भागने के लिए एक सर्वोच्च हथियार को उतारा। वह काफी पराक्रमी था और बड़ी गति के साथ आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट। उन्होंने अपराध को रोकने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल किया और टॉवर के सामने की ओर बनाया। वह केवल इंच की दूर था। सफलता के समय अचानक एक जोर से धमाका सुना जा सकता है। एक छोटा सा टॉवर आकाश से उतरा, एक अष्टकोणीय शैली के साथ भी। हालांकि यह असली टॉवर से बहुत छोटा था, एक लघु संस्करण। इस छोटे से टॉवर के दमन के तहत हर कोई एक तीखा चीख सुन सकता था। ये ईश्वर मुनिरा एक खूनी गूदे में कुचल दिया गया था। एक ईश्वर मुनिरी को एक छोटे से टॉवर पर मरते हुए देखकर दर्शकों को डर के साथ बाहर निकाला गया। कुछ ही समय बाद किसी ने वेदी के पास फिर से उद्यम करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें उस ईश्वर के मुर्गा की तुलना में अपनी खुद की ताकत के बारे में 2 बार सोचना चाहिए। आखिरकार एक व्यक्ति एक तलवार से वेदी के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी चकाचौंध शैली के कारण सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्विफ्टाउ सेलेस्टियल गॉड। कई लोगों ने उनके आगमन को देखकर उनका नाम चिल्लाया। ये नाम भीड़ का कोई अजनबी नहीं था। आकाश के मार्ग पर एक खगोलीय भगवान के रूप में वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य था। हालांकि मेंग ज़ैंटियन के अस्तित्व में आने के बाद उनकी स्पॉटलाइट चोरी हो गई। फिर भी कई लोगों के दिमाग में वह अभी भी एक शक्तिशाली युवा और एक चमत्कारिक सावन था। उन्होंने अपनी सांसें पकड़ी और मंच में प्रवेश करते ही उनकी आंखें उनकी पीठ पर चीख हो गईं।
चर्चा, उसकी रक्त ऊर्जा भड़क गई, उसे एक सुंदर युवक से एक खगोलीय भगवान में बदल दिया। टकराना, यह ऊर्जा एक लंबे आकृति में संघनित हुई जिसने एक स्वर्गीय आभा उत्सर्जित किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश की इच्छा के साथ ऊपर से आया हो। इस समय पूरा ब्रह्मांड युवाओं की समझ के भीतर था। अचानक भीड़ को ऐसा लगा जैसे कि उनका जीवन उसके हाथों में था, जैसे कि वह उन्हें एक भी विचार से मार सकता है। यहाँ तक कि पैरागन्स इस भव्य आकृति के सामने डर से कांप रहे थे। वे स्विफ्टडाउ भगवान के समक्ष महत्वहीन महसूस करते थे। क्लंक, एक तलवार नौ आकाश को हिला देने के लिए, एक स्लैश पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए। एक दूसरे विभाजन में उन्होंने कार्रवाई की। उसकी तलवार तेजी से किसी भी जटिल तकनीक या विविधताओं के बिना आई। इसने उसकी इच्छा को आगे बढ़ाया जो तलवार में प्रवेश कर गया था। ये क्रूरता और दबंग था। यह एक ऐसा स्लैश था जो देवताओं को समाप्त कर सकता था। बैंग बैंग बैंग, वेदी पर हथियार उसे रोकने के लिए आए, लेकिन वे उसकी अग्रिम से पहले दो में विभाजित हो गए। ठीक उसी तरह उसकी तलवार ने उसके दुश्मन के हजारों हथियारों को नीचे रखा। एक तलवार उन सभी का शासक था जिससे वह तेजी से एक अजेय तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति देता था। ये देखने के लिए हर कोई हिल गया था, जिसमें द रोआरिंग शंख के पूर्वजों और ट्रेंट वंश से राजा शामिल थे। आज उन्होंने आखिरकार अपनी ताकत देखी। ईश्वर मुनिरी ने पहले हथियारों के हमले को रोकने के लिए अपने दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन वह उन्हें नष्ट नहीं कर सका। हालांकि स्विफ्टाउ भगवान की तलवार इन कलाकृतियों को तोड़ने में सक्षम थी। इस तरह के एक अजेय प्रदर्शन ने कई विशेषज्ञों को शर्म से छोड़ दिया और उनके रेडिएशन के कई प्रतिभाओं को लूट लिया। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि लोगों ने क्यों कहा कि अगर मेंग ज़ैंटियन बाहर नहीं आए तो वह सम्राट होने के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार होगा। ये वास्तव में चापलूसी का वाक्यांश नहीं था, उसके पास वास्तव में ताकत थी। पलक झपकते ही उसने इसे अष्टकोणीय टॉवर के सामने बनाया। उछाल, उम्मीद की जा रही है, एक ही लघु टॉवर जिसने सिर्फ एक ईश्वर मुनिरी को कुचल दिया था, आकाश से फिर से नीचे गिर गया। क्लंक, स्विफ्टडाउ भगवान ने आने वाले टॉवर को दबाने के लिए तुरंत आकाश की ओर अपनी तलवार को मार दिया। टकराना, स्पार्क सफल ब्लॉक के साथ हर जगह उड़ान भरी। भीड़ एक बार फिर से प्रभावित हुई थी। इससे पहले उस गॉड मोंज को भी विरोध करने का मौका नहीं मिला और तुरंत मर गया। हालांकि एक सिंगल स्लैश लघु टॉवर को रोकने में सक्षम था। उन्होंने इस दृश्य से घुटन महसूस की। युवा अपने बुलंद और अजेय आकृति के साथ वहां खड़े थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, उनकी लंबी तलवार गूंजती रही जबकि लघु टॉवर नीचे दबाना जारी रखा। उसकी तलवार ज्यादा से अधिक झुक रही थी। आगे दमन अंततः इसे तोड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 1366, मेंग जेंशंस डाउ एनलाइटनमेंट टीजर। टकराना, जैसा कि स्विफ्टडाउ भगवान को अधिक से अधिक नीचे धकेल दिया गया था, एक और जोर से विस्फोट हुआ। इस सम्मेलन के साथ उनकी रक्त ऊर्जा एक अविश्वसनीय रूप से मेटामॉर्फोसिस से गुजरती थी। उसकी दिव्यता भड़क गई, उसे एक वास्तविक खगोलीय ईश्वर में बदल दिया। लगता है कि उनकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा आकाश द्वारा ही दी गई थी। क्लंक, तलवार का भजन फिर से बजता है। उसकी तलवार रक्त के रूप में लाल हो गई, जैसे कि उसकी सारी ऊर्जा अंदर डाली गई हो। ये स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम एक ब्लिट्ज़वॉर्ड में बदल गया। ये तलवार अचानक अपनी जीवन शक्ति के कारण जीवित हो गई थी। यह ऐसा था मानो युवक ने इसे यह मौका दिया हो। एक भजन के साथ तुला तलवार फिर से सीधी हो गई। यह अब लघु टॉवर को रोकने के लिए आकाश को कंधा देने में सक्षम था। सभी दर्शकों ने अब दो देवताओं को देखा क्योंकि उनकी तलवार ने एक भयावह देवत्व को भी उत्सर्जित किया था। मेंग ज़ैंटियन के साथ गलत पीढ़ी में पैदा होने के बाहर और कौन उसके खिलाफ चुनाव कर सकता है। बहुत से लोग उसके वर्तमान रूप को देखकर चकित थे। बूम बूम बूम, उनकी तलवार छोटे टॉवर का सामना करना जारी रखती है, जबकि वह असली के करीब चले गए। जैसे ही वह करीब आया, छोटे टॉवर का दमन तेजी से मजबूत हो गया। भले ही उसकी तलवार देवत्व से भरी अब दबाव से झुक रही थी, उसका शरीर एक अकथनीय दमन को समझ रहा था। अपनी बढ़ती रक्त ऊर्जा के बावजूद वह इसके बजाय झुकने वाला था। वह आकाश में एक सच्चे अजगर की तरह था और उसने सीधा खड़े होने की पूरी कोशिश की। काश, भले ही वह मजबूत हो, वह अभी भी इस स्थिति को बनाए नहीं रख पाएगा। उसका शरीर फिर से नीचे झुक गया। वह केवल इंच दूर था, फिर भी पहुंचना असंभव था। आखिरकार उसने एक और गर्जना को बाहर कर दिया। तलवार की दिव्यता ने एक चमकदार प्रकाश को विकृत कर दिया क्योंकि उसने लघु टॉवर पर एक स्वर्ग परिभाषित स्लैश को हटा दिया था। उछाल, उन्होंने इस हमले का इस्तेमाल टॉवर से दबाव तोड़ने के लिए किया और जल्दी से पीछे हट गए। चर्चा, वेदी छोड़ने के बाद लघु मीनार गायब हो गया। एक प्रकाश फिर से उभरा और उसी हथियारों को जन्म दिया जो वेदी के चारों ओर तैरने लगे थे। स्विफ्टडाउ भगवान चुपचाप इस टॉवर के सामने खड़ा था। वेदी एक शक्तिशाली प्राचीन बल द्वारा संरक्षित थी। टॉवर के रूप में ये स्वयं देवताओं द्वारा संरक्षित किया गया था।
जो कोई भी संपर्क करता है उसे प्रवेश करने के किसी भी तरीके से दबा दिया जाएगा। दर्शकों ने न तो टिप्पणी की और न ही उसकी विफलता का मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि एक गॉड मोंच को भी सेकंड में मार दिया गया था, इसलिए वह बाहर आने से पहले ही अपनी ताकत को साबित कर चुका है। यहाँ तक कि एक गॉड किंग भी उससे बेहतर किराया नहीं ले सकता है। उनकी असफलता ने कई लोगों को निराशाजनक महसूस कराया। वे जानते थे कि टॉवर के अंदर एक मैचलेस खजाना था, और यहाँ तक कि अगर कोई खजाना नहीं था तो ये दियो सीखने के लिए शायद एक शानदार जगह थी। हालांकि इस महान स्थान की क्या बात थी अगर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। उन पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। यहाँ तक कि एक गॉड किंग स्विफ्ट डाउ भगवान से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती है। उछाल! अचानक पूरे महाद्वीप ने क्वेडेड। एक अमर बीम के साथ एक जोरदार विस्फोट आकाश में चला गया। किसी ने इसे देखने के बाद कहा, यह जादुई प्रकाश के साथ दूसरे स्थान से आ रहा है। यह विस्फोट उस स्थान से आया जो विशेष रूप से मेंग ज़ेंटियन के कब्जे में है। इस समय रिज अमर प्रकाश के साथ भड़क रहा था। एक दरवाजा खोला गया था, प्रतीत होता है कि एक अमर दुनिया से जुड़ रहा है। स्क्रैच! एक फीनिक्स रोना अचानक एक फीनिक्स के साथ दरवाजे से बाहर उड़ रहा था। आओ! इसके बाद एक सच्चे ड्रैगन के साथ एक ड्रैगन गर्जन थी। रो! फिर एक सफ़ेद बाघ हंगामा और बाहर कूद गया। पलक झपकते ही 4 दिव्य जानवर दरवाजे से दिखाई दिए। एक सच्चा ड्रैगन, फीनिक्स, व्हाइट टाइगर और ब्लैक कछुआ इस पहाड़ के 4 कोनों को घेर लिया। पहाड़ ने अप्रत्याशित रूप से दिव्यता से भरे एक रेडिएशन को बाहर निकाल दिया जो तितर-बितर नहीं होगा। यह एक पवित्र स्थान बन गया। क्या ये पौराणिक जानवर किंवदंतियों में हैं? इस दृश्य से दर्शक हिल गए। 4 जानवरों ने औरास का उत्सर्जन किया जिसने उन्हें सांस छोड़ दिया। यहाँ तक कि एक गॉड किंग भी झगड़ा कर रहा था क्योंकि यह बल वास्तव में भयभीत था। वे वास्तविक सौदा नहीं हैं, वे केवल अनुमान हैं। एक पैरागॉन ने धीरे धीरे उनके माध्यम से देखने के बाद भीड़ को समझाया। इसने भीड़ को किसी भी कम भयभीत नहीं किया, बस उनके अनुमानों को यह भयानक था। क्या होगा अगर असली जीव उनके सामने थे? क्या उनमें से सभी तुरंत दबाव से नहीं मरेंगे? बूम बूम बूम! बहुत ही विशेष लय के साथ दरवाजे के अंदर से चमत्कारिक आवाज़ें आईं। बाहरी लोग केवल इन शोरों को सुन सकते हैं और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह एक अमर धर्म का प्रचार करने वाले एक अमर की आवाज़ थी, जैसे कि दूसरी तरफ अमर थे। इस लय को सुनने के बाद एक प्रतिभा ने तुरंत समझा और कहा, यह मेंग ज़ेंटियन है। वह डाव को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है। एक डरी हुई टिप्पणीकार बड़बड़ाया, क्या यह एक अमर सम्राट का दाव होगा? पुरानी पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट किया, नहीं, मेंग ज़ेंटियन के स्वनिर्मित दाव ने स्वर्ग की इच्छा को बहुत पहले स्वीकार किया हो सकता था क्योंकि उसने पिछली पीढ़ी में उसे स्वीकार कर लिया था। वह एक वास्तविक सम्राट बनने के लिए अंतिम कदम उठाने से पहले अपने स्वयं के भव्य दाव को पूरा कर रहा है। गड़गड़ाहट! जिस क्षण ये शब्द गिर गए, विस्फोटों के एक और फटने के बारे में आया। हिंसक बिजली स्पष्ट आकाश में दिखाई दी। प्रत्येक किरण एक महान सर्प की तरह मोटी थी। उन्होंने आकाश की तिजोरी को अलग कर दिया और जंगली सांपों की तरह नाच लिया। पूरे क्षेत्र को आकाश द्वारा दबाया गया था। एक पूरे के रूप में स्वर्ग की आत्मा प्रभावित हुई थी। टकराना! अचानक एक धमाकेदार विस्फोट में गूंजने लगी। एक विशाल हथेली ने सभी बड़े पैमाने पर बिजली की किरणों के साथ आकाश को चकनाचूर कर दिया। ये हथेली पूरी दुनिया को संलग्न कर रहा था। अरबों और अरबों अस्तित्व को छोड़ दिया गया। इसकी भव्यता से पहले सब कुछ नहीं था। यहाँ तक कि साधारण गॉड किंग्स को ऐसा लगा जैसे वे चींटियों थे जिन्हें किसी भी क्षण कुचल दिया जा सकता था। आकाश जल गया। 9 आकाश और 10 पृथ्वी की शक्ति इस पहाड़ पर परिवर्तित हो रही थी। इसने यह महसूस किया कि ब्रह्मांड और असंख्य स्थानों के मास्टर इस जगह पर अध्यक्षता कर रहे थे। स्वर्ग की आत्मा के निवासी एकजुट थे। जनता ने इस शक्ति को वंचित करने और पूजा करने के लिए आवेग को महसूस किया। यह उच्च आकाश की सर्वोच्च इच्छाशक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए लग रहा था, जैसे कि एक नए सम्राट का जन्म हो रहा हो। इस बल ने सभी को जागृत किया, जिसमें अद्वितीय अस्तित्व भी शामिल था जो कि थक गया था। कई प्राचीन राक्षसों ने अपनी आंखें खोल दीं। पुराने राक्षसों में से एक ने धीरे धीरे टिप्पणी की, ऐसा लग रहा है कि मेंग ज़ेंटियन सिंहासन के करीब और करीब हो रहा है। स्वर्ग की इच्छा समाप्त होने के बाद उसे सम्राट बनने से रोकने में कौन उसे रोक पाएगा? इस महाद्वीप और हड्डियों पर काश्तकारों ने इस दबंग शक्ति को महसूस किया। वे जमीन पर गिर गए, इसके दबाव का सामना करने में असमर्थ थे। क्या कोई अमर सम्राट बनने वाला है? यहाँ तक कि शक्तिशाली लोग डर से पीला हो जाते हैं क्योंकि वे पहाड़ पर बिजली की सभा को देखते थे। ये बहुत जल्द हो सकता है। ज़ेंटियन सम्राट बन जाएगा जब स्वर्ग फिर से दिखाई देगा। कोई व्यक्ति जो एक ही पीढ़ी में पैदा हुआ था, जैसा कि ज़ेंटियन ने एक आह के साथ टिप्पणी की। झील पर वेदी पर वापस, यहाँ तक कि स्विफ्टाउ भगवान की तरह एक प्रतिभा गंभीर और ठंड से पहाड़ की दिशा की ओर घूर कर देखा।
अपने स्तर पर किसी ने इस घटना के महत्व के साथ साथ उनके और मेंग ज़ेंटियन के बीच वर्तमान अंतर को भी समझा। बाहर आओ, स्वर्ग की इच्छा, ताकि मेरे मालिक एक अमर सम्राट बन सकें। काओ बुजियन भी एक यिनपोत के अंदर इस झील पर था। वह गर्व से एक अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुरा रहा था। वह उस पल में आ गया जब वेदी दिखाई दी। इस दृश्य को देखकर उसे एक धनुषाकार छाती के साथ काफी गर्व था। बधाई हो भाई काओ, ये तब तक लंबा नहीं होगा जब तक कि स्वर्ग की इच्छा नहीं आती। वरिष्ठ मेंग सम्राट होगा। गर्जना के शंख के पूर्वजों ने उसके साथ जल्दी से उसे आदी कर लिया। यहाँ के अधिकांश कल्टीवेटर बहुत ईर्ष्या करते थे, जबकि कई लोग काओ बुजियन को शुरू करना चाहते थे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट चैप्टर 1367 तेरा किंग टीजर। लिकिए की बोनशिप महाद्वीप के माध्यम से तैरती रही। रास्ते में उन्होंने भी भारी शक्ति महसूस की, यहाँ तक कि डाविस्ट और दोनों लड़कियां अपनी ताकत से पहले कांप रही थीं। मेंग ज़ेंटियन सिंहासन पर चढ़ने के बारे में है। जियाशी की अभिव्यक्ति भारी हो गई। दाववाद ने धीरे से आहें भरी और जवाब दिया, अभी तक नहीं, लेकिन वह उस बिंदु से दूर नहीं है। जब स्वर्ग की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो वह अमर सम्राट के निकटतम एक होगा। यदि उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए समान स्तर पर कोई और नहीं है तो वह वास्तव में सबसे आशाजनक है। चिंता मत करो, वह एक अमर सम्राट बनना चाहता है जो वह चाहता है, लेकिन कौन सिंहासन ले सकता है? लेकिन हमारे युवा कुलीन। रोएन ने लिकिया को देखा और मुस्कुराया। लिकिए के घावों को अभी तक ठीक करना था, लेकिन वह अभी भी ये सुनने के बाद हंसी में फट गया। छोटी लड़की, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर बहुत आश्वस्त हो। बिल्कुल, वह आकर्षक रूप से एक प्रत्याशित टकटकी के साथ मुस्कुराए। आपने इस भारी शक्ति के खिलाफ एक आंख भी नहीं बल्लेबाजी की। ये दिखाता है कि आप मेंग ज़ेंटियन के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। ये उन्होंने इसे इस तरह के एक इंसिपिड और शांत तरीके से बोला, फिर भी इसने एक ओवरबियर टोन किया। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पहले से ही एक अमर सम्राट था, कि वह एक केवल तथ्य बता रहा था। इस तरह की प्रतिक्रिया को सुनने के लिए समूह को चकित कर दिया गया। ये दिखाया कि उसका आत्मविश्वास कितना महान था। मेंग ज़ेंटियन जैसे प्रतिद्वंद्वी के साथ इस तरह के तुच्छ तरीके से कौन इलाज करेगा? केवल ली क्यूआईवाई होगा। किसी को पागल होने के बाहर यह बहुत आत्मविश्वास रखने की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन डोइस्ट को पता था कि ली कई निश्चित रूप से पागल नहीं थे। झील और वेदी के बीच में लोगों को अपनी बुद्धि हासिल करने में एक लंबा समय लगा। एक पैरागॉन ने धीरे धीरे अपनी समझ का खुलासा किया, ये स्थान दाव ज्ञान के लिए भी है। इस महाद्वीप पर 2 जगहें थीं जो शानदार चमक थी। मेंग ज़ेंटियन ने उनमें से एक को ले लिया था और उसकी विचार विमर्श की प्रक्रिया ने वास्तव में एक अमर सम्राट की घटना को छोड़ दिया था। इस प्रकार लोग समझते थे कि यदि वे सीखने के लिए टॉवर में प्रवेश कर सकते हैं तो यह एक महान फसल होगी, भले ही वे ज़ेंटियन के कर्तव्य को दोहरा नहीं सकते। हालांकि समस्या ये थी कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि किसी को भी स्विफ्टडाउ भगवान के रूप में मजबूत नहीं था। जब सभी असहाय लग रहे थे तो अधिक अजीब रोशनी टॉवर से बाहर निकल गई और भी अधिक हथियारों में बदल गई। हालांकि किरणों में से एक वास्तव में एक चमकदार नाव में बदल गई। इसके सबसे करीबी कल्टीवेटर उत्सुक हो गए और उसमें सवार हो गए। सभी की आंखों से पहले ये नाव वास्तव में टॉवर की ओर बढ़ गई, जबकि इसके यात्री को पागलपन से चिल्लाया गया, मैं प्रवेश कर रहा हूं। टकराना, काश उसकी अति उत्साहिता ने उसे धोखा दिया। वह टॉवर में भागने के लिए नाव से नीचे कूद गया, लेकिन लघु टॉवर नीचे पटक दिया और उसे खून के एक पूल में बदल दिया। दृश्य चरम पर शांत था। अचानक किसी को कुछ महसूस हुआ और चिल्लाया, ये नाव लोगों को अंदर ले जा सकती है। किसी ने उसके मुंह को ढकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हर किसी ने उसे सुना था और प्रवेश द्वार के पास नाव की ओर भागना चाहती थी। हालांकि सबसे तेज स्विफ्टडाउ देवता था। वह आगे बढ़ा और फिर से दिखाई देने के लिए इंतजार करते हुए सभी को रोकने के लिए किनारे से खड़े हो गए। कई लोग स्विफ्टडाउ भगवान के साथ वहां खड़े थे। उनकी शक्ति सभी को देखने के लिए दिन के रूप में स्पष्ट थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हो सकते हैं। उन्हें चुनौती देने से पहले उन्हें पहले खुद को तौलना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोई चुनौती नहीं थी। एक राजा आगे आया और युवाओं से सामना किया। भतीजे, मेरे लिए जगह बनाओ, आप बाद में प्रवेश कर सकते हैं। ये राजा एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जो ठंडे स्वभाव वाला था। उसके बारे में कुछ भी असाधारण कुछ भी नहीं था। यह ऐसा था मानो वह थोपने का प्रकार नहीं था। महान जीवन शक्ति के बिना वह एक सामान्य व्यक्ति था। उसकी आंखें काफी तेज हो सकती हैं, लेकिन उसकी ठंडी अभिव्यक्ति थोड़ी चमकती हुई लग रही थी, जैसे कि उसका चेहरा लकवाग्रस्त हो। वास्तव में बहुत से लोग उसे पहचानने में सक्षम नहीं थे। उसे अकेले ही उसकी उत्पत्ति को पता चल गया। इस तरह के एक विशिष्ट चरित्र ने वास्तव में स्विफ्टडाउ भगवान के सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत की। ये भीड़ को चकित कर दिया। यह आदमी कौन है? लोग चुपचाप यह अनुमान लगाने के लिए फुसफुसाए कि यह आदमी कौन है।
स्विफ्टडाउ भगवान अप्रभावित था और सपाट रूप से जवाब दिया था, टेरा किंग, आप मेरे सामने अभिनय करने के लिए योग्य नहीं हैं। टेरा किंग ने ठंड से कहा, भतीजे, मैं हवा में नहीं डाल रहा हूँ। प्रतिभाओं के लिए मेरे प्यार से मैं आपको रास्ता बनाने का मौका दे रहा हूँ। इस तरह के अहंकार, वाह! एक कल्टीवेटर को यह आश्चर्यजनक लगा। यहाँ तक कि एक भव्य गॉड किंग स्विफ्टडाउ भगवान से इस अशिष्टता से बात नहीं करेगा। युवाओं ने इस राजा के प्रति कोई भी विचार दिखाने से इनकार कर दिया और जल्दबाजी से इनकार कर दिया। आपके विचार के लिए धन्यवाद, लेकिन यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो मेरे पीछे लाइन अप करें। यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति आक्रामक थे, लेकिन युवा प्रतिभा ने कमजोरी का मामूली संकेत नहीं दिखाया। वह 1 इंच दिए बिना अहंकार से पीछे हट गया। ये सुनकर दर्शकों को प्रसन्नता हुई। एक अजेय प्रतिभा का इस तरह का रवैया होना चाहिए, अन्यथा युवा पीढ़ी बहुत दमित हो जाएगी। यदि कोई भी यादृच्छिक ऊपर आ सकता है और अपनी प्रतिभाओं को पीछे धकेल सकता है। जूनियर, संवेदनशीलता की यह कमी नहीं होगी। आप आसान तरीके के बजाय कठिन तरीके से चुनेंगे। टेरा किंग ने ठंड से एक गंभीर मुस्कान के साथ बात की, यह मत सोचो कि आप सिर्फ इसलिए अद्भुत हैं क्योंकि आप एक शाही वंश से हैं। ये किसी के लिए भी अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा जो मेरा विरोध करता है। उस समय, यहाँ तक कि स्विफ्टडाउ पवित्र जमीन भी आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। इस मजबूत प्रतिक्रिया को सुनने के बाद भीड़ ने हौंफने लगा। उन्हें लगा कि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास बहुत बड़ा था। स्विफ्टडाउ भगवान की कोई भी रहस्य नहीं था। पवित्र मैदान के लिए यह एक शाही वंश होने के कारण पर्याप्त शक्ति और संसाधन था। लेकिन अब इस राजा ने पवित्र जमीन की परवाह नहीं की। इसने लोगों को उसे अभिमानी और पागल माना। स्विफ्टडाउ भगवान ने जवाब में उस पर ध्यान दिया, टेरा किंग, मैं आपकी उम्र के कारण आपको एक राजा कह रहा हूँ। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आप पैतृक टेरा से हैं मैं सम्मान दिखाऊंगा। मेरे सामने सभी घृणित कार्य न करें, मुझे पता है कि आप वास्तव में कौन हैं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समर्थन कितना मजबूत है और मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। स्विफ्टडाउ भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया ने टेरा किंग के आक्रामक शब्दों के लिए कोई विचार नहीं दिया। वह और भी अधिक दबंग दिखी। टेरा किंग ने गुस्से में जवाब दिया, अच्छा, इतना बड़ा स्वर। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप अपने पूर्वज से लड़ने के बारे में सोचने के लिए कितने मजबूत हैं। इससे पहले लोगों ने महसूस किया कि यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अज्ञानी होने के बिंदु के लिए अभिमानी थे। हालांकि पैतृक टेरा नाम सुनने के बाद वे हिल गए और आगे किसी भी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। वे अंत में समझ गए कि उन्होंने अपने शक्तिशाली समर्थन के कारण स्विफ्टडाउ भगवान के खिलाफ इस साहपूर्वक अभिनय करने की हिम्मत की। पैतृक टेरा एक पेड़ के वंश था। कुछ ने यह भी कहा कि यह 3 ट्रीफेथस होने के लिए सबसे शक्तिशाली था। इस वजह से वे दुनिया के बाकी हिस्सों को देख सकते थे और शाही वंश को नीचे ले जाने में सक्षम संप्रदाय के रूप में प्रशंसा की जा सकती थी। इसके बाहर एक और पूर्वज था जो एक पेड़ के पास था जो पैतृक टेरा की रक्षा करने के लिए पीछे रहा। उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई कि स्वर्ग की भावना उनके वंश से क्यों डरती थी। जबकि स्विफ्टडाउ भगवान और टेरा राजा एक दूसरे का सामना कर रहे थे, काओबुजियान और गर्जन शंख गुप्त रूप से परेशान किए बिना गुप्त रूप से घिर रहे थे। आखिरकार यह उनके लिए सबसे अच्छा था अगर कोई सम्राट बनने के अपने होनहार भविष्य के कारण युवा ईश्वर को मार सकता है। ये यहाँ काफी जीवंत लगता है। इस गतिरोध के दौरान एक इत्मीनान से आवाज लग रही थी। आराम से स्वर ने तनावपूर्ण वातावरण को तोड़ दिया और लोगों को पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि एक बोनशिप बोर्ड पर ली किए के समूह के साथ करीब तैर रही है। वक्ता ली क्यूई थे। कोई उसे देखकर चिल्लाया, भयंकर यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 1368 डाओस्टलिन टीजर। ली किए के आगमन ने भीड़ के अधिकांश को भयभीत कर दिया। वर्तमान में उसकी कुख्याति अच्छी तरह से ज्ञात थी। कई लोगों की नज़र में वह जहां भी गया था उसे मार डालेगा और अपने किसी भी समकालीनों की तुलना में अधिक शातिर था। उन्होंने पहले 1 बिलियन टैमिंग फिश को परिष्कृत किया और फिर कुछ समय पहले ही विवर और ब्लडशॉक गांव के साथ साथ रीगल घाटी को नष्ट कर दिया। ये घाटी एक समुद्री देवता वंश था और यहाँ तक कि एक द्वारा संरक्षित किया गया था, फिर भी इस तरह के एक शक्तिशाली वंश को आसानी से बुझा दिया गया था। टूटी हुई ईंटें भी पीछे नहीं रह गईं, अकेले इमारतों को जाने दें। कई आंखें उसकी उपस्थिति से बल्लेबाजी की। कुछ को एक मनोरंजक डरावनी भी लगा। आज फियरिस का उनका शीर्षक एक मजाक नहीं था। उनके रास्ते को रक्त और मृत्यु की बदबू के साथ छीन लिया गया। केओबोजियाओ और गर्जन शंख के पूर्वजों के लिए उनकी आंखें उनके जीवन के लिए एक रक्तपात के साथ उग्र हो गईं। वह घायल हो गया है। तेज आंखों वाले कुछ लोगों ने खंडित जहाज पर ध्यान दिया और उन्हें पता था कि उन्होंने एक पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई का अनुभव किया है। इसके अलावा ली किए पीला था और उसे खड़े होने में मदद करने के लिए रुइन और जियांशी की जरूरत थी। इसने उनकी चोटों को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। कुछ ने अपनी आंखों के पार चमकते हुए उनके कपटपूर्ण इरादों को स्पष्ट कर दिया।
यह कोई संदेह नहीं था, अपने दुश्मनों के लिए सबसे अच्छा मौका उसके गंभीर घावों के कारण उसे मारने का। स्थिति का लाभ उठाने के लिए एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा खेती की दुनिया ने जंगल के कानून का पालन किया। हर कोई एक सज्जन की तरह ईमानदार काम करने की कोशिश नहीं करेगा। ली किए ने अपनी आंखों को प्राचीन अष्टकोणीय टॉवर पर गिरने के लिए लोगों को देखने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा और टिप्पणी की, पूर्वजों की बुद्धि कल्पना से परे महान है। एक बिट के बाद ली किए ने दो लड़कियों से कहा, आप जो चाहते हैं वह वहाँ है। उत्साह और चिंता दोनों के कारण ये सुनकर उन्हें चौंका दिया गया। उनके स्कूलों ने आखिरकार विंचेस ब्रेक के ठिकाने को पाया। यदि वे इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो यह उनके ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज किए जाने के लिए एक महान योगदान होगा। उसी समय उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। विंचेज ब्रेक उनके सम्राट द्वारा एक कुनपेंग के दृश्य टोटेम्स को देखते हुए बनाया गया था। रेडिएटिंग लाइट के साथ यह टॉवर एक कुनपेंग के शरीर के ऊपर बनाया गया था। शायद उनके सम्राट पहले भी यहाँ थे और यहाँ तक कि वहाँ से दाव का अध्ययन भी किया था। हो सकता है कि कोई भी इस जगह पर तकनीक सीख सके या फिर उनके पूर्वजों ने जानवर की हड्डी के साथ नहीं लाया जिससे अंततः इसके गायब हो गए। जैसा कि ली किए टॉवर को देख रहा था, एक व्यक्ति बाहर आया और उसने अपनी हथेलियों को एक साथ कहने के लिए रखा, ली किए, ये हमारे लिए समय है कि हम अपनी शिकायत को बसाए। ये व्यक्ति काफ़ी युवा था और उसने एक दाविस्ट बागे पहना था। वह काफ़ी डैशिंग था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी छवि बहुत साफ सुथरी और साफ थी, जो एक बहुत ही सुखद एहसास थी। बेदाग विस्तार के मास्टर भी यहाँ है। किसी ने उनके दिमाग में इस पर ध्यान दिया। ली किए ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया और इस डोइस्ट को देखा, आप कौन हैं? इस अचूक प्रतिक्रिया ने आदमी की अभिव्यक्ति को बदल दिया। आखिरकार वह स्वर्ग की भावना में एक प्रतिभाशाली था और शीर्ष विशेषज्ञों में स्थान दिया जा सकता था। हालांकि ली किए का उदासीन प्रदर्शन न केवल उसे अनदेखा कर रहा था, ये भी उसे भड़काने वाला था। डाउस्ट ने जवाब दिया, ये डाउस्ट बेदाग विस्तार का मास्टर है। लोग मुझे डाउस्ट लिन कहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग उससे पहले कभी नहीं मिले थे वे इस नाम को सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। बेदाग एक्सपेंसिव मास्टर को बहुत पहले अफवाह थी कि एक आधा पूरा होने वाला अमरकाया है। कुछ ने कहा कि वह सामान्य ईश्वर मुनिरियों में से एक था। अगर ये दोनों दावे सच थे तो यहाँ तक कि एक देवता को भी उसे कुछ चेहरा देना होगा। दोइस्ट ने धीरे धीरे बोला, ली क्यूई, आपने मेरे दाव अटेंडेंट और माइक कछुए के जनरल को मार डाला। आपने लाइन को पार कर लिया है, इसलिए हमारे लिए इस झगड़े को निपटाने का समय है। आज हम में से एक मर जाएगा। ये कहते हुए कि उसकी आंखें ठंडी हो गईं और बाहर एक घातक रूप से जानलेवा चमक आए। उन्होंने अपने खोए हुए अनुयायियों का बदला लेने का इरादा घोषित कर दिया था। बेशक अपने संप्रदाय के गुरु के रूप में उन्हें वास्तव में न्याय की तलाश करनी चाहिए, लेकिन कई लोगों ने इसे अलग तरह से लिया। यहाँ तक कि एक मूर्ख ये देख सकता था कि क्योंकि ली किए घायल हो गया था, ये डोइस्ट के लिए ली क्यूई को चुनौती देने का सबसे अच्छा समय था। ली किए को घायल होने के दौरान अपना जीवन लेते हुए एक फ़ायदा उठाना चाहिए अगर इसका बदला लेना उनके दिमाग में था। आमतौर पर लोग उसके मौके के बारे में आशावादी नहीं होते। भले ही वह एक प्रतिभाशाली कौतुक था और उसे अपनी खेती और अमरकाया के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जा सकता था, ली क्यूई की कुख्याति एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी। उनकी गति इतनी भयंकर थी कि वह युवा पीढ़ी के बीच प्रतिद्वंद्वियों के बिना थे। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि डोइस्ट लिन को इस द्वंद्व में सफलता की थोड़ी सी मौका था। काश ली किए वर्तमान में घायल हो गया था। लोगों ने परिस्थितियों को देखा और पाया कि यह एक महान अवसर था। यहाँ तक कि अगर दाववादी को अपनी प्रतिष्ठा खोनी थी तो वह इस मौके पर हार नहीं मान सके। ली किए लापरवाही से मुस्कुराया, वास्तव में इस चुनौती के बारे में परवाह नहीं की। अपनी रुचि की कमी और ठंडे तौर पर बोली जाने के बाद दाविस्ट ने गंभीरता से कहा, ली क्यूई, जैसा कि जीवन के माध्यम से चलता है, किसी को भी अपने ऋण का भुगतान करना होगा। क्या आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक कायरतापूर्ण कछुए बनना चाहते हैं? चूंकि आप हमेशा अपराजय होने के बारे में दावा करते हैं और स्वर्ग की इच्छा तक पहुंचने के लिए योग्य हैं, एक अमानवीय नहीं बनेंगे। एक कायर, उनके गोएडिंग ने ली क्यूई को जोर से हंसाया, लेकिन डोइस्ट परसुन ने ली किए से पहले कदम रखा। डोइस्ट लिन, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मेरे पास आपके साथ एक स्पार होगा। यदि आप मुझे आधी चाल से हरा सकते हैं तो आप बाद में बदला लेने के लिए भाईली को पा सकते हैं। पुरेसुन ने ली किए को वापस करने के लिए बाहर खड़े हो गए। समूह को पता था कि ली किए परी को खुश करने से थक गया था, इसलिए वह लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं था। दर्शकों ने दाववादी को नहीं पहचान लिया। आखिरकार उसने शायद ही कभी खुद को दिखाया हो, इसलिए वह स्वर्ग की भावना में प्रसिद्ध नहीं था। केवल 4 शाखाओं के साथ बातचीत करने वालों को ही पहचान सकते हैं। डोइस्ट लिन ने परसुन को देखने के बाद अपनी आंखें उठाईं। डोइस्ट परसुन, डाउस्ट पुरेसुन, क्या वह पुरेसुन नदी का संप्रदाय मास्टर है? लोग इस नाम के अजनबी थे।
कुछ लोगों ने भी उसकी उत्पत्ति को गलत समझा। इस तरह का नाम अक्सर परसुन नदी के संप्रदाय के मास्टर के साथ भ्रमित होता था, जो बूचुन की एक और शाखा थी। बेशक वे मूल रूप से एक ही संप्रदाय थे। नहीं, वह प्राचीन आत्मा द्वीप का भगवान है। किसी ने गलत कथन को ठीक किया। पुरेसुन शांति से मुस्कुराया और कहा, मैं अपना मामूली कौशल दिखाना चाहूंगा। अपने स्तर पर भी वह अभी भी महान इच्छाओं के बिना उदासीन था। उनसे कोई सर्वोच्च आभा या दबाव नहीं था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि लोगों को नहीं लगा कि वह भयावह था। डाउस्ट लिन थोड़ा चिंतित था। वह आंखों के बिना मूर्ख नहीं था। भले ही उन्होंने पहले कभी भी परसुन को कार्रवाई में नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इस व्यक्ति की कहानियों और उनके हीरे काया के बारे में अफवाहों के बारे में सुना था। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, परसुन द्वीप भगवान, यह मेरे और ली क्यूई के बीच एक व्यक्तिगत झगड़ा है। इसका गूचून की 4 शाखाओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप पुनर्विचार करेंगे। पुरेसुन ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना क्योंकि उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं। इसे मेरी चुनौती पर विचार करें। क्या आप स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं या नहीं? भीड़ ने सावधानी से उनके शब्दों पर विचार किया। 4 शाखाओं में से एक के एक संप्रदाय के मास्टर के रूप में वह वास्तव में ली क्यूई की मदद करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जा रहा था। कई लोगों ने यह आश्चर्यजनक पाया, जबकि डाउस्ट लिन पहले से ही बहुत दूर था। किसी और ने आकर कहा, पुरेसुन द्वीप भगवान, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं खुशी से आपका मनोरंजन करूंगा। मुझे यकीन है कि आप चुनौतियों को स्वीकार करने से डरते हैं। यह एक और युवा था जिसमें उसके सिर पर एक मुकुट था और एक शरीर था जो सनफायर से बाहर निकला था। एक शाही आभा ने आकाश को संलग्न कर दिया। जिस क्षण वह बाहर खड़ा था, सूरज चमक गया। यह ऐसा था जैसे वह सूर्य के महल की अध्यक्षता करने वाला एक देवता था। वह इस खगोलीय के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने वाला एक था। काफी कुछ ने उनकी पहचान को मान्यता दी और कहा, एक्सट्रीम यांग मोनार्क। ये युवा चरम यांग स्कूली छात्र था, जो एक प्रसिद्ध और होनहार कौतुक था जो कि डाओवादी लिन को भी पार कर गया था। उनकी चरम यांग काया काफी हद तक दबंग थी। DOISTPURESUN चुनौती को देखने के लिए नाराज नहीं था और मुस्कुराया, ओह तो यह आप है। क्या आप डाओइस्ट लिन की ओर से हस्तक्षेप करना चाहते हैं? ये ठीक है अगर आप इसे इस तरह सोचते हैं। चरम यांग सम्राट ने उदासीन रूप से जवाब दिया, आपको ली क्यूई के लिए बाहर कदम रखने के बाद इस परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था। 4 शाखाएं आकर्षक आत्माओं के नेता हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह चैप्टर 1369 द टायरानिकल प्रोफाउंड मोनार्क टीजर। परसुन चरम यांग सम्राट पर गुस्सा नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराया और कहा, भाई ली और मेरी एक व्यक्तिगत दोस्ती है, इसलिए इसका मेरी 4 शाखाओं से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है? सम्राट ने जवाब में कहा, इसलिए में स्वर्ग की आत्मा में आकर्षक आत्माओं को मारने में कोई योग्यता नहीं है। आप प्राचीन आत्मा द्वीप भगवान के रूप में, साथ ही साथ 4 शाखाएं हमारी जाति के नेता होने के नाते दुष्टों को मिटाना नहीं चाहते हैं और इसके बजाय वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह सम्राट ने 4 शाखाओं को आकर्षक आत्माओं की ओर एक स्थिति में धकेलते हुए परसुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आकर्षक आत्माओं के भीतर संप्रदाय की स्थिति को चुनौती देने का उसका तरीका था। यहां तक कि अगर वह आग की लपटें 4 शाखाओं को नहीं छू सकती है तो अपनी प्रतिष्ठा को धब्बा करना ठीक था। आखिरकार वह ऐसा करने से कुछ भी नहीं खोता था। वह डाओस्ट लिन की तुलना में बहुत बोल्ड था क्योंकि उसका संप्रदाय बेदाग विस्तार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक्सट्रीम यांग स्कूल में केवल एक भव्य पूर्णता अमर काया नहीं थी, इसके पूर्वज अमर सम्राट ताई यांग थे। आप कुछ भी नहीं हैं। यह मेरी 4 शाखाओं के बारे में गपशप करने के लिए आपकी बारी नहीं है। एक अत्याचारी आवाज आकाश से उतरने वाले व्यक्ति के रूप में आया। किसी ने उसकी उपस्थिति पर चिल्लाया, गहरा राजशाही। इस समय गहन सम्राट की राजसी आभा पूरे क्षेत्र में घूमती थी। इस भव्य शैली को दोहराना किसी और के लिए मुश्किल था। चरम यांग सम्राट की अभिव्यक्ति इस नवागंतुक के साथ बदल गई क्योंकि गहन सम्राट की प्रतिष्ठा अभी तक डाविस्ट परसुन की थी। जब इस स्वर्ग की आत्मा में युवा पीढ़ी की बात आई तो गहरा सम्राट, स्विफ्टडाउ भगवान, सीशिल्ड राजकुमार और 7 मार्शल देवी सबसे मजबूत थे। उनके और चरम यांग सम्राट और डाविस्ट लिन के बीच एक बड़ा अंतर था। बेशक उन्होंने डाउस्ट पुरेसुन के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, फिर भी वह उनमें नहीं खरीदा क्योंकि किसी ने भी पहले कार्रवाई में दाववादी को नहीं देखा था। उनकी ताकत बहस का विषय था और कुछ ने यह भी दावा किया कि वह उनके नाम पर खरा नहीं उतरे। चरम यांग सम्राट ने ठंड से कहा, ओह सम्राट, आप भी खेलना चाहते हैं? अपने दमनकारी और ओवरबियरिंग आभा के साथ गहन सम्राट ने कहा, तो क्या होगा अगर मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं? आपको लगता है कि आपका स्कूल हमारी 4 शाखाओं पर टिप्पणी करने के लिए योग्य है, विशेष रूप से आपके स्तर पर कोई है? मेरे वरिष्ठ भाई को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले आपको मार सकता हूं।
यह मत सोचो कि गहन सम्राट ने ली किए पर सटीक बदला लेने की इच्छा नहीं की क्योंकि वह कमजोर और नर्म था। वास्तव में वह डोमिनरिंग प्रकार था, ये सिर्फ इतना था कि वह समझ गया था कि वह कौन कर सकता है और विरोध नहीं कर सकता था। यदि वह ली किए के माध्यम से देख सकता था और उसकी क्षमताओं को समझ सकता था तो वह उसे काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। लेकिन उनकी नज़र में ली किए अथाह था। जो लोग उनका विरोध करते थे वे भस्म हो गए हैं और नष्ट हो गए हैं। इस वजह से गहन सम्राट ने अपने उपपत्नी के साथ ली किए के साथ युद्ध में गहन समुद्री राजवंश को शामिल करने की इच्छा नहीं की थी। डाउस्ट लिन और चरम यांग सम्राट के स्तर पर विरोधियों के लिए गहरा सम्राट बस उनके बारे में परवाह नहीं करता था। यदि आवश्यक हो तो वह व्यक्तिगत रूप से इन दोनों को दबाएगा। 4 शाखाओं के लिए कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अकेले उनका राजवंश बेदाग विस्तार को कुचलने के लिए पर्याप्त था। एक गुरु के रूप में जो अपने स्वयं के क्षेत्र पर हावी है, वह ठीक था जब अन्य लोग अपनी जगह जानते थे और उसे उकसाया नहीं। हालांकि उल्लंघनकर्ताओं के लिए वह अपने संप्रदायों को समतल करने के लिए बाहर चला जाता था। इसने उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के साथ साथ उनके क्षेत्र और नागरिकों का विस्तार करने के लिए काम किया। इस प्रकार अगर इस दावत और सम्राट ने उसका विरोध करने की हिम्मत की तो यह उसे अपने सैनिकों को अपने वंशावली को जुटाने के लिए एक बहाना देगा। मारने के लिए उनकी घोषणा ने चरम यांग सम्राट की अभिव्यक्ति को काफी बदसूरत बना दिया। वह जानता था कि उन दोनों के बीच एक निश्चित दूरी थी, लेकिन ये शब्द इसे बहुत दूर तक धकेल रहे थे। इस तरह के एक उलट ने भीड़ को आश्चर्यचकित कर लिया। सभी ने सोचा कि गहन सम्राट में ली क्यूई के साथ जीवन मृत्यु विरल होगा। किसी को भी ली क्यूई के पक्ष में होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें यह आश्चर्यजनक लगा क्योंकि सभी को पता था कि उनकी पसंदीदा कॉन्सुबाइन गोंगसुन मियू ली क्यूई द्वारा मारा गया था। तार्किक रूप से सम्राट को बदला लेने के लिए लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए उसके कार्यों ने भीड़ को भ्रमित कर दिया। सम्राट, आप और मैं एक ही दुश्मन साझा करते हैं। डाउस्ट लिन मुस्कुराया और कहा, इसलिए किए का कोई अवरोध नहीं है। उन्होंने मेरे अनुयायियों के साथ साथ आपके प्रिय कॉन्सुबाइन को भी मार दिया। मेरे व्यवसाय और झगड़े के बारे में अपने मुंह को चलाने के लिए एक बाहरी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। गहन सम्राट ने उसे बाधित कर दिया। हाँ, गहरा सम्राट, मुझे यह मत बताओ कि आप ली किए से डरते हैं। लिन ने एक इम्प्लिसिटिव मुस्कान दिखाए। गहरा सम्राट की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा और जवाब दिया, मुझे अपनी तरफ से जुड़ने में जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी तरह से, मुझे अपनी क्षमताओं को पहले देखने दें। इसे वापस करने के लिए पर्याप्त ताकत के बिना आग की लपटों को फैन करने के लिए अपनी जीभ पर भरोसा न करें। ये कहते हुए कि उनकी रक्त ऊर्जा इस तरह से भड़क गई है जैसे कि एक देवता इस दुनिया में उतरे हों। उसने अपनी दाहिनी हथेली फैल गई और हमला किया। एक दृश्य घटना जैद के रूप में एक हथेली के साथ दिखाई दी। डेविल्स इस हमले के तहत अपनी आत्माओं को खो देते और पुनर्जन्म के लिए एक मौका के बिना अनंत काल के लिए दबाए जाते। इस कदम को देखकर डाउस्ट लिन हैरान था। वास्तव में ये भीड़ के बहुमत के लिए प्रतिक्रिया थी, जिसमें काओ गुजियन समूह भी शामिल था। हर कोई जानता था कि गहरा सम्राट की खेती अत्यधिक शक्तिशाली थी। न केवल उन्होंने अपने राज्य के साथ अरबों नागरिकों की रक्त ऊर्जा को सहन किया, बल्कि उनका दाहिना हाथ समान रूप से पियरलेस था। कुछ ने इसे ईश्वर का दाहिना हाथ भी कहा, एक हाथ देवताओं द्वारा धन्य। लोगों का मानना था कि यह दाहिना हाथ अछूत था और सभी प्रकार के हथियारों से लड़ सकता था। डाउस्ट लिन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। जब एक खिलता हुआ कमल का फूल जो विशाल पवित्रता को आगे बढ़ाता था तो उसकी काया उज्ज्वल हो गई। फूल की प्रत्येक पंखुड़ी एक अंगूठे का आकार थी, लेकिन वे प्रत्येक एक दुनिया का समर्थन कर सकते थे। टकराना, यहाँ तक कि यह विश्व फोल्डिंग लोड्स गहन सम्राट के दाहिने हाथ को नहीं रोक सकता है। पीला लिन उसकी छाती के साथ ऊपर और नीचे पंप के साथ कंपित हो गया। भले ही वह हथेली को स्वीकार करने में सक्षम था, लेकिन दोनों के बीच असमानता स्पष्ट थी। उनका गहन सम्राट के लिए कोई मैच नहीं था। आप केवल इतना शक्ति के साथ अपना मुंह चलाने की हिम्मत करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने कहा, आपका बेदाग एक्सपेंसेस का स्टेनलेस फिजिक लॉ शून्य अपूर्णता वाले स्कूलों के फिजिक्स से तुलना नहीं कर सकता है। केवल स्कूल मास्टर लियू और स्कूली छात्र जुओ इस संबंध में मेरा विरोध करने के लिए योग्य हैं। वह डाउस्ट पुरेसुन की तुलना में 1000 गुना अधिक आक्रामक था। आप इस स्तर की अवमानना के साथ इलाज किए जाने के बाद लिन की अभिव्यक्ति भद्दी तरह से शांत हो गई। वह अभी भी वर्तमान में एक प्रसिद्ध प्रतिभा था। गहरा सम्राट, तुम बहुत दूर जा रहे हो। चरम यांग मोनाक ने डोइस्ट लिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से पहले चिल्लाया। बहुत दूर है। गहरा सम्राट ने खर्राटे लिए। उन्होंने उन दोनों को हाथ नहीं दिया, उन्होंने केवल इत्मीनान से जवाब दिया, जब मैंने मेरी 4 शाखाओं पर आरोप लगाने के लिए चुना है तब भी मैंने टिप्पणी नहीं की है। आप दोनों को एक सबक सिखाना अभी बहुत दूर नहीं जा रहा है। डाउस्ट लिन ने चिल्लाया, आपका अहंकार पागलपन है।
इस तरह के तिरस्कार के साथ इलाज किए जाने के बाद अपना चेहरा नहीं था। गहन सम्राट का प्रभुत्व इस तरह से अनसुना था क्योंकि वह मुस्कुराया था। तो क्या होगा अगर मैं पागल हूं? क्या आप पहले मेरी 4 शाखाओं को शामिल नहीं करना चाहते थे? बहुत अच्छी तरह से, आओ मुझे ऐसा करने के लिए अपनी क्षमताएं दिखाओ। यहाँ हर कोई इस डोमिनिंग डिस्प्ले के कारण सुस्त जबड़ा हुआ। वे सभी जानते थे कि वह पुष्योवर नहीं था। जब वह छोटा था तो उसने एक मजबूत नींव बनाने के लिए अपने राजवंश का विस्तार करने के लिए सभी 4 दिशाओं को जीत लिया था। इस तरह के एक विजेता निश्चित रूप से अच्छा नहीं था, इसलिए यह उनके चरित्र के लिए सच था, एक ही समय में बेदाग विस्तार और चरम यांग स्कूल को चुनौती देना। वास्तव में कई लोग जानते थे कि वह ऐसा करने के लिए काफ़ी मजबूत था। कुछ पुराने पात्रों ने यह भी सोचा था कि वह इस उद्देश्य पर कर रहा था कि वह इन वंशावली को दबाने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सैनिकों को भेजने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। स्वर्ग की आत्मा में 4 शाखाओं को आकर्षक आत्माओं का नेतृत्व करने के लिए योग्य था। यदि शून्य अपूर्णता 3 स्कूलों में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं थी, तो कोई भी अन्य आकर्षक आत्मा कबीला अपनी स्थिति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा ये दोनों बीहमत लंबे समय से दोस्त हैं। कुछ ने यह भी सोचा था कि उन्होंने पुरानी उम्र के बाद से एक अटूट गठबंधन बनाया था। स्वर्ग की भावना में इस तरह के गठबंधन को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? सम्राट ने कहा, आओ मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा क्योंकि तुम दोनों मेरे भाई को चुनौती देने के लिए योग्य नहीं हैं। डाउस्ट पुरेसुन रायली मुस्कुराया और गहन सम्राट को रोकने के लिए बाहर पहुंच गया। जूनियर भाई, इसे मेरे पास छोड़ दो। मैंने इसे शुरू किया, इसलिए मुझे इसे समाप्त करने दो। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 1370 वन अगेंस्ट 2 टीजर। परसुन और सम्राट एक साथ बड़े हुए। हालांकि वे अलग अलग रास्तों पर चले गए, उनका भाईचारा मजबूत रहा। इस दुनिया में कोई भी सम्राट को परसुन से ज़्यादा नहीं समझता था। वह आसानी से देख सकता था कि सम्राट जानबूझकर इस स्थिति का फायदा उठा रहा था कि वह अपने ब्लेड को तेज करे और अपने स्वयं के विस्तार के लिए युद्ध की आग को प्रज्वलित कर सके। सम्राट ने जवाब देने से पहले परसुन को देखा, अगर भाई लड़ना चाहता है तो मैं आपके व्यवसाय में अब किसी भी तरह से ध्यान नहीं दूंगा। ये कहते हुए कि उन्होंने ठंड से 2 दुश्मनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को सम्मानित किया जाना चाहिए और अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि मेरा वरिष्ठ भाई इतना परोपकारी है। उसके साथ वह अधिक शब्दों को बर्बाद किए बिना पक्ष में खड़ा था। स्थिति के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने वरिष्ठ भाई को सम्मान के साथ व्यवहार किया था। उसकी आंखों में परसुन चुना हुआ था, एक पीयरलेस और अतुलनीय सावंत। वास्तव में ये सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। पुरेसुन की प्रतिभाएं इतनी अविश्वसनीय थीं कि उनके पास स्वर्ग की आत्मा में कुछ साथी थे। डोइस्ट लिन और एक्सट्रीम यांग मोनाक के भाव इस अप्रिय दावे को सुनने के बाद डूब गए। मैं अपने भाई के शब्दों को उधार लूंगा। चूंकि आप दोनों जानबूझकर मेरी 4 शाखाओं को इस मुद्दे पर खींच रहे हैं, इसलिए मैं आपकी सर्वोच्च कलाओं को देखना चाहूंगा। भले ही हमारी 4 शाखाएं दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आसानी से उकसाए जाते हैं। मैं इस पार के लिए अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करूंगा। यदि आप दोनों को खो देते हैं तो मैं अपने मुंह को बंद नहीं करूंगा। उनके शब्द अभी तक शक्तिशाली थे। शांत प्रसव के भीतर अतिवृद्धि का एक स्पर्श था। इस गूंजने वाले बयान के बाद बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। अच्छा है, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो हम दोनों आपका मनोरंजन करेंगे। लिन और चरम यांग ने सहमत होने से पहले एक दूसरे को देखा। गहन सम्राट द्वारा अपमानजनक रूप से अपमानित होने के बाद उन दोनों को हर कीमत पर अपना चेहरा फिर से हासिल करना होगा। उनकी नज़र में गहन सम्राट को लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा यदि वे इस समय परसुन को हरा देते। पुरेसुन ने किनारे पर कदम रखा और धीरे धीरे कहा, हम किनारे पर लड़ेंगे। अन्य दोनों ने जल्दी से उसका पीछा किया। वे दोनों पक्षों पर खड़े थे ताकि पुनर्गठन किया जा सके। ये देखने के बाद गहरा सम्राट ने खर्राटे लिए। उनके दिमाग में उनका भाई स्वर्ग की आत्मा में एकमात्र था जो मेंग ज़ेंटियन के साथ संघर्ष कर सकता था, इसलिए इन दोनों के पास उससे लड़ने का कोई मौका नहीं था। सज्जनों, अपनी चाल बनाओ। पुरेसुन वहां खड़ा था जैसे कि वह अपने पिंसर रणनीति को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता था। उन्होंने खुद को बड़ी समानता के साथ ले लिया। हमें माफ़ करना। दोनों ने एक ही समय में वापस नहीं रखा और हमला किया। डाउस्ट लिन ने एक उंगली का दौरा किया जिससे एक सुनामी धमाके के साथ उगने लगा। चरम यांग सम्राट ने सूर्य की अपनी मुहर को उजागर किया। 3 पैर वाले गोल्डन क्रो ने अपने सेनफायर के रूप में दुनिया को आतंकित किया। आग और पानी सह मौजूदा अभी तक विरोधी तत्व थे। ये संयोजन हमला वास्तव में काफ़ी उत्कृष्ट था। यह ऐसा था जैसे वे एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते हैं। जब आग और पानी सद्भाव पर पहुंच गया तो उनकी प्रवर्धित शक्ति का उद्देश्य परसुन को कुचलने का लक्ष्य था। नॉनचेलेंट डोइस्ट ने अपनी दोनों आस्तीनों को घुमाया और जल्दी से अपने विरोधियों से सुनामी और सूर्य सील दोनों को दूर कर दिया। उनका पहला कदम पहले ही अन्य 2 को आश्चर्यचकित कर दिया था।
भले ही वे बाहर नहीं गए हों, लेकिन हाथ का एक आकस्मिक स्विंग उनके हमलों को दूर करने के लिए पर्याप्त था। ये शक्ति उनकी कल्पना से अधिक है। मरना, इन दोनों को पुरुषोवर नहीं थे। डाउस्ट की असाधारण शक्ति को नोटिस करने के बाद वे रोते रहे और अपने हमले में अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कि ईगल्स ऊपर से नीचे झपट्टा मारते हैं। उनके हथियार त्रुटिहीन थे क्योंकि वे अमर सम्राट थे। तेजस्वी विस्फोटों के बारे में राक्षसी उग्र दिव्य लपटों के साथ आया। कई लोगों ने इन हथियारों को चमत्कार किया। अपने शस्त्रागार में इस तरह के अत्याचारी हथियार रखने के लिए उनके दो संप्रदाय वास्तव में संसाधनपूर्ण थे। पुरेसुन ने इस हमले के सामने एक लापरवाह मुस्कुराते हुए दिखाया। वह पानी और तैरते बादलों की तरह चिकना था। दोनों हाथों में एक साथ काम करने के साथ ग्रैंड दाओ आसानी से दिखाई दिया। उन्होंने हमलों को पार करने के लिए सबसे सरल और सबसे सीधी विधि का उपयोग किया। गड़गड़ाहट। लड़ाई में गेरी, लिन और एक्सट्रीम यांग ने कोई दया नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने अपनी घातक तकनीकों को जारी रखा, जबकि डाउवादी शुरू से अंत तक लापरवाह रहे। उसकी तलवार ने अपनी म्यान को कभी नहीं छोड़ा क्योंकि उसने अन्य दो के हमलों को साधारण तकनीकों के साथ दूर करने का सहारा लिया। उनके चमत्कारिक कौशल ने पूरे दृश्य को झकझोर दिया क्योंकि लोगों ने उन्हें पहले कभी कार्रवाई में नहीं देखा था। किसी ने भी यह शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। काओ बुजियन और गर्जन शंख के पूर्वजों को भी चौंका दिया गया। जीवन के अपने शांत तरीके के कारण कुछ लोग उनकी वास्तविक ताकत को जानते थे, इसलिए ये लड़ाई उनकी उम्मीदों से अधिक हो गई। चंद्रमा की चमक को चुनौती देने वाले मेरे फायरफ्लिस। लड़ाई को देखते हुए गहरा सम्राट ने गहन किया। उसने देखा कि उसका भाई पूरी तरह से अलग स्तर पर था। ली किए ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। पुरेसुन बस हत्या की तरह महसूस नहीं हुआ। जिस क्षण उसकी प्राचीन पवित्रता ब्लेड अपने म्यान छोड़ देती है, इन दोनों को मारना बहुत आसान होगा। ली क्यूई ने देखभाल करना बंद कर दिया और इस बात पर ध्यान दिया कि स्विफ्ट डाओ ईश्वर कहाँ खड़ा था। आपको यकीन है कि सही जगह मिल गई, लेकिन इस तरह से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करना बेकार है। आप प्रवेश नहीं कर सकते। युवाओं ने जवाब नहीं दिया, जबकि टेरा राजा ने उसे घूरना जारी रखा। ये स्पष्ट था कि वह कार्रवाई करना चाहते थे। ली क्यूई ने चुटकी ली और जारी रखा, तितर बितर। मैं प्रवेश करने के लिए केवल एक ही योग्य हूँ, मेरे रास्ते को ब्लॉक न करें। इस दबंग बयान ने सभी को नाराज कर दिया। बहुत से लोगों ने अपने भाव बदल दिए। कुछ ने ली किया पर भी झपटा। लोगों ने आश्चर्यचकित कर दिया कि युवाओं ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए विचार किया। मैं आपको एक एहसान मानता हूँ, इसलिए मैं आज इसे चुकाऊंगा। स्पॉट आपका है। ये कहते हुए कि उन्होंने मौके को स्वीकार किया। वह जिस एहसान का जिक्र कर रहा था जब ली किए ने अपनी वरिष्ठ बहन सिमा यूजियन को बख्शा। बेशक यह उनकी एक तरफा सोच थी। ली किए केवल मुस्कुराए और इस टिप्पणी का जवाब नहीं दिया। एक बार जब स्विफ्ट डाओ भगवान ने पद छोड़ दिया तो लियू रुइन का आंकड़ा ली क्यूई के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के लिए चमक गया। वह तेज थी, लेकिन टेरा किंग जो स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे और भी तेज था। वह प्रवेश द्वार से रुइन को अवरुद्ध कर दिया। रुयान की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने धमकी दी, टेरा किंग स्मार्ट बनो और साइड में खड़े हो जाओ, मेरे रास्ते को ब्लॉक न करें। राजा ने एक चिलिंग डेमेनोर के साथ वापस आ गया। स्कूलमास्टर लियू, आक्रामक होने से परेशान मत हो। मैं पहले यहाँ था, इसलिए मैं पहले प्रवेश करूंगा। ये है कि यह कैसे होना चाहिए। रुयन ने कहा, क्या ऐसा है? मुझे अतीत को पाने के लिए आपके शरीर पर कदम रखने का कोई आपत्ति नहीं है। शून्य अपूर्णता वाले स्कूलों के लिए विंचेस ब्रेक के महत्व को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तकनीक को दूसरों के हाथों में गिरने से रोकने के लिए उन्हें अष्टकोणीय टॉवर में प्रवेश करना होगा। लड़कियों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें रोकने की कोशिश किसने की। वे ईश्वर से मिलेंगे, ईश्वर को मारेंगे, अपनी तकनीक को पुनः प्राप्त करने के लिए शैतान स्ले डेविल से मिलें। लीकी ये मदद नहीं कर सकता, लेकिन रायन की खून की आभा को देखने के बाद हंस रहा है। उसने उससे कहा, रोएन, आपको इतना तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। वह प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी स्थिति लेने की हिम्मत करना मौत के योग्य है। रोएन ने ये सुनने के बाद सहजता महसूस की, लेकिन उसने अपनी आक्रामकता को बनाए रखा। अब स्क्रैम, या क्या मुझे आपके शरीर पर कदम रखना है? टेरा किंग बहुत ही अत्याचारी था। उसे टॉवर में भी प्रवेश करना चाहिए, इसलिए उसने कहा और बोला, स्कूल मास्टर लियू, अन्य लोग आपके शून्य अपूर्णता वाले स्कूलों से डर सकते हैं, लेकिन मेरे पैतृक टेरा को इसकी परवाह नहीं है। आज अगर केवल एक ही व्यक्ति है जो टॉवर में प्रवेश कर सकता है, तो यह मेरे रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डालूंगा। भीड़ ने फिर से एक दूसरे को देखा। हर कोई आज बहुत अजीब अभिनय कर रहा था। वे सभी ओवरबियर टोन के साथ गर्म सिर वाले थे। कुछ लोग परसुन के बारे में जानते थे और वही इस टेरा राजा के लिए जाता है। वे इस बात से अवगत थे कि पैतृक टेरा कितना मजबूत था, लेकिन इस व्यक्ति का स्वर बहुत ज्यादा था। एकमात्र कठपुतली मेरे सामने धब्बा करने की हिम्मत करता है। लीक्यूई ने अपना सिर हिलाया, अपने बूढ़े आदमी को बाहर रेंगने के लिए कहें।
वह मेरे समय के लायक हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपकी तरह एक आत्मा के बिना एक कठपुतली के लिए यहाँ से नरक को दूर करें। टेरा किंग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वह बहुत नाराज था क्योंकि लिकियो ने अपनी कमी का खुलासा किया था। यह एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में वह दूसरों को बात नहीं करना चाहता था। वह निश्चित रूप से जीवन में कम कुंजी नहीं होना चाहता था, लेकिन इस मामले में उसका कोई कहना नहीं था। यदि यह समस्या मौजूद नहीं होती तो वह नौ आकाश की ओर बढ़ जाता और यहाँ तक कि एक ट्री फादर बनने की दिशा में सड़क पर चढ़ जाता। ली, आपके पास केवल कुछ दिन बचे हैं। सभी स्मॉग का कार्य करने के लिए अपने कुत्ते की पूंछ को चारों ओर लहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग की आत्मा में कई विशेषज्ञ हैं और आपके अस्तित्व को चीज़ों की भव्य योजना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होने से पहले अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ को टक करें और स्मार्ट के साथ काम करना शुरू करें, आप अचानक मृत्यु हो जाएंगे। टेरा किंग बिना किसी आरक्षण के वापस चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज़ से डरता नहीं था। वह वास्तव में किसी भी आशंका होने से अनैतिक था। यहाँ तक कि गर्जना करने वाले शंख और काओ गुजियन को उसे कुछ सम्मान देना पड़ा, इसलिए उसे किससे डरना चाहिए। उद्धरण चिन्ह।